तो ये कहानी होने वाली है मीचियो की, जो कि एक ऑर्डिनरी पर्सन होता है, बट जैसे ही वो दूसरी दुनिया के अंदर ट्रांसफर होता है उसकी जिंदगी कतई रंगीन हो जाती है। सीधे सीधे कहूँ तो उसके आगे एक लड़की, पीछे एक लड़की और बीच में भी एक लड़की। आई मीन टू मच फन। कहानी की शुरुआत होती है, हम देखते हैं कि मीचियो अपनी आंखें एक अनजान सी जगह पे खोलता है, जहाँ पे उसकी आंखों के सामने एक स्टेटस टाइप की चीज होती है जो कि उसे हर चीज की इन्फॉर्मेशन दे रही होती है। वो उठ के थोड़ी दूर चलता है तो वहाँ पे उसे कुछ सैंडल दिखाई देते हैं जिन्हें वो पहन लेता है, जिसके बाद सिस्टम उसे थीफ स्टेटस दे देता है। और कुछ बाद वहाँ पे वो घास के ढेर में एक तलवार को भी ढूंढ लेता है। तलवार मिलने के बाद वो सोचता है कि भैया तलवार तो है, अब बाहर चलते हैं। जिसके बाद वो दरवाजे से बाहर एंट्री मारता है। जिसके बाद मीचियो को होते ही वो एक आवाज सुनाई देती है, जिसकी वजह से वो कहीं पे छुप जाता है और सामने की ओर कुछ गांव वालों को देखता है जिनके ऊपर डाकू हमला करने के लिए आ रहे होते हैं। मीचियो को होती है उन गांव वालों की थोड़ी चिंता हो रही होती है। फिर उसे ये क्लिक होता है कि भैया जो भी हो ये गेम है तो मुझे क्या ही करना है, जिस वजह से वो दूर खड़े होकर इस चीज के मजे ले रहा होता है। और वहाँ पे हम देखते हैं कि जो डाकू होते हैं वो गाँव वालों के ऊपर कतई हावी हो रहे होते हैं एंड डाकू होते हैं कुछ विलेजर्स को टपका भी डालते हैं। तभी मीचियो को लगता है कि भैया अब बात समझ नहीं रही है तो मुझे बीच में इंटरप्ट करना ही होगा। एंड मौका मिलते ही हमारा गांड बुद्धि आदमी होता है वो सीधा बैंडेड के बीच में कूद जाता है और जाते साथ ही एक बैंडेड को निपटा डालता है, जिसे देख के एक दूसरा डाकू उसकी ओर आता है कि भड़वे ये क्या किया। मीचियो बोलता है अभी बताता हूँ और उसके ऊपर भी वो प्रैक्टिकल अटैक करके दिखा देता है उसे। मीचियो का ये अंदाज देख के सारे डाकू कतई डर जाते और वहां से भागने लगते हैं, बट मीचियो बोलता है कि ऐसे कैसे जाने मारा और उनके पीछे जाता और उन्हें भी पेल देता है। एंड ये सब करने के बाद मीचियो का लेवल होता है वो काफी ज्यादा अपग्रेड हो जाता है और सिस्टम ने उसे एक हीरो का स्टेटस भी दे दिया होता है। तभी वहाँ पे एक बूढ़ा आदमी आता है जिसका नाम होता है सुमोरा, जो कि यहाँ का विलेज चीफ होता है, जो कि हमारे लौंडे को कह रहा होता है कि भैया तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, तुमने हमारी तो जान ही बचा ली। जिसके बदले में वो उसे अपने घर पे रुकने का ऑफर देता है और उसके बाद जो भी सामान अभी डाकू के पास से मिला होता है उसमें से छोटा हिस्सा विलेज रखेगा और बाकी सारा मीचियो को ऑफर कर देता है। मीचियो भी बोलता है कि भैया तुम्हारी मर्जी, जो तुम्हें करना है करो। जिसके बाद मीचियो होता है वो थोड़े सामान चेक करने लगता है। तभी वहाँ पे उसे एक थीफ बंडाना मिलता है जो कि नकली होता है, क्योंकि जब मीचियो ने उस बंडाना को पहली बार देखा था वो रियल था एंड हो सकता है कि किसी ने इसी दौरान इस बंडाना को चेंज कर दिया हो। सुमोरा बोलता है कि बेटा चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, मैं कल्प्रिट को ढूंढ के निकालूंगा और उसको कड़ी से कड़ी सजा दूंगा। तब तक वीरे थोड़ा आराम कर ले, काफी थक गया होगा, फाइट वाइट किया तूने। जिसके बाद मीचियो होता है वो कमरे में लेटा होता है और कतई आराम कर रहा होता है। अब मीचियो को लगता है कि उसने काफी वक्त गेम में बिता लिया है, जिस वजह से वो सोचता है कि चलो मैं यहाँ से निकलता हूँ। बट जैसे ही वो लॉग आउट बोलता है सिस्टम बोलता है कि बेटी खोद के मजाक समझ रखा है के बेटे, इस गेम से बाहर निकलना उतना ही नामुमकिन है जितना मेरे व्यूअर्स की बंदी बनना। अब मीचियो ये रियलाइज करता है कि जो भी हो वो गेम में फंस चुका और ये गेम अब रियलिटी है। अब उसकी कतई फटी पड़ी होती है। तभी सुमोरा होता है वहाँ पे आता है और वहाँ पे वो उसके लिए पानी और कुछ कपड़े लाया होता है जिससे वो अपने आप को साफ कर सके। मीचियो एकदम सदमे में होता है और वो सोच रहा होता है कि अगर ये गेम नहीं है इसका मतलब मैंने काफी सारे लोगों को मार दिया है। जिसने मक्खी ना मारी हो वो अचानक से बंदों को निपटा दे तो उसे तो झटका लगेगा ही। सुमोरा वहाँ से ये कह के चला जाता है कि बेटे जैसे ही तैयार हो जाओ मुझे इन्फॉर्म कर देना, मैं आ जाऊंगा। जिसके बाद वो वहाँ से चला जाता है और हमारा लौंडा सदमे में होता है। वो टूट चुका होता है। वो सोच रहा होता है कि आखिरकार अब वो क्या करे, पर वो ये समझता है कि इस वर्ल्ड में हो सकता है कि डाकू होते हैं वो नॉर्मली विलेज के ऊपर हमला करते ही होंगे, तो आज मेरे हत्थे चढ़ गए और ऊपर चलेगा तो मैं क्या ही करूं। एंड अब वो डिसाइड करता है कि जो भी उसे इस वर्ल्ड में सर्वाइव तो करना है तो जो चाहे वो करना ही पड़ेगा। जिसके कुछ ही देर बाद सुमोरा होते हैं वो उस बंदे को ले आते हैं जिसने थीफ बंडाना होता है वो चुराया होता है। वो चोर होता है वो बंडाना होता है वो मीचियो को वापस कर देता है और मीचियो से चेक करता है तो उसे पता चलता है कि हाँ भैया ये तो असली माल है। अब सुमोरा होते हैं वो मीचियो से बोलते हैं कि बेटे अब इस चोर का क्या करना है तुम बताओ। अब देखो मीचियो को कोई घंटा एतराज नहीं होता है। वो बोलता है कि भैया जो तुम्हारे विलेज के रूल्स एंड रेगुलेशन हो उस हिसाब से सजा दे दो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। अब सुमोरा होता है वो उस बंदे के स्टेटस को होता है वो चेंज करने लगता है इंटेलिजेंस कार्ड को। मीचियो पूछता है कि भैया ये क्या कर रहे हो आप। सुमोरा बताते हैं कि देख बेटे मैंने ज्यादा कुछ तो नहीं किया, बट इस बंदे को एज अ स्लेव कंफर्म कर दिया है। वो बताते हैं कि इस गांव के अंदर जो भी होता है बंदा कोई भी चोरी वोरी करता है या फिर कोई बड़ा क्राइम करता है उसे स्लेव बना दिया जाता है, जिसके बाद स्लेव को बेच दिया जाता है और आधा प्रॉफिट होता है वो स्लेव की फैमिली को दिया जाता है एंड बाकी बचा प्रॉफिट होता है जिसके साथ क्राइम हुआ होता है उसको दिया जाता है। मीचियो सोच रहा होता है अगर ये बात मुझे पहले पता होती तो मैं इस बंदे को स्लेव नहीं बनने देता। वो स्लेव तो वहाँ से चला जाता है, बट सुमोरा होते हैं वो यहाँ पे जितने भी डाकू आए होते हैं उनके इंटेलिजेंस कार्ड होता है वो मीचियो को दे देता है। वो बोलता है कि हो सकता है कि इनमें से किसी के ऊपर कोई बाउंटी हो जिसे तुम क्लेम कर सकते हो, जिसके लिए तुम्हें दूसरे टाउन में जाना होगा। तो मीचियो बोलता है ओके ठीक है। सुमोरा ये भी बोलते हैं कि तुम्हारे पास जो भी सप्लाई है वो चाहे तो तुम उस टाउन में जाके बेच भी सकते हो, तो तुम्हारा ही प्रॉफिट है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं तुम लोगों के लिए आज एक ऐसी वेबसाइट लाया हूँ जहाँ से तुम अपने इंस्टाग्राम फॉलोवर्स होते हो वो बढ़ा सकते हो। हर कोई चाहता है कि उसके इंस्टाग्राम पे फॉलोवर्स ज्यादा हो, तो वेल वो तुम यहाँ से पूरा कर सकते हो। सबसे पहले तुम्हें जाके इस वेबसाइट पे साइन इन करना है, अपना यूजर आईडी पासवर्ड डालना और यहाँ पे तुम अपने हिसाब से अपने फॉलोवर ले सकते हो। तुम जैसे ही इसे लॉग इन करोगे तुम्हें कम से कम 200 से 300 फॉलोवर्स होते हैं वो ऐसे ही मिल जाएंगे। वैसे तुम स्क्रीन पे देख ही सकते हो कि छोटे से काम से तुम्हें मॉडरेट अमाउंट में फॉलोवर्स होते हैं वो मिल रहे हैं। एंड अगर तुम्हें भी अपने फॉलोवर इसी तरीके से बढ़ाने हैं तो जाओ कमेंट सेक्शन में तुम्हें लिंक मिल जाएगा, तुम वहां से जाके इस प्रोसेस को पूरा कर सकते हो। ये बहुत छोटी सी प्रोसेस है जिसे तुम अपनी मर्जी के हिसाब से कर सकते हो। तो बिना किसी देरी के हम वीडियो में आगे बढ़ते हैं।
जिसके बाद अगली मॉर्निंग हमारा लौंडा होता है उस टाउन के लिए निकल जाता है। टाउन में काफी ज्यादा सही क्राउड भी होता है और कुछ देर के सफर के बाद वो एक महिला के पास पहुंचता है जहाँ पे वो जाके बाउंटीज क्लेम करने वाला होता है। मीचो होता है उस औरत को बैंडिट्स के इंटेलिजेंस कार्ड देता है और वो बोलता है कि देख लो भैया से। औरत उसे चेक करती है और उसे पता चलता है इस इंटेलिजेंस कार्ड में से 2 के ऊपर ही बाउंटीज है। पर पेमेंट करने से पहले वो औरत होती है वो मीचो से बोलती है कि सबसे पहले हमें तुम्हारा इंटेलिजेंस कार्ड देखना होगा। मीचो सोच रहा होता है कि बेंचो अब क्या करूं, तभी वो भगवान पे भरोसा करता है और अपने हाथ में होता है वो इंटेलिजेंस कार्ड ओपन करता है जो कि इजीली ओपन भी हो जाता है। एंड ये होने के साथ भी औरत होती है वो हमारे मीचो को पैसे दे देती है। जिसके बाद मीचो की गाड़ी होती है वो एक जगह से गुजरने लगती है जहाँ पे अलग सा ही सन्नाटा होता है। तो जो ड्राइवर होता है वो बताता है कि देखो ये है हमारा रेड लाइट एरिया, यहाँ की हर रात सुहागरात के बराबर होती है। अब कोठे का नाम सुनते ही हमारे लौंडे की बत्ती सी चार हो जाती है कि क्या बात कर रहे हो सर जी। गाड़ी चलती रहती है और वो लोग होते हैं घर के सामने जाकर रुक जाते हैं। वो एक स्लेव ट्रेडर का घर होता है जहाँ पे वो अपने स्लेव को बेचने आए होते हैं। तभी घर के अंदर से एलन नाम का एक बंदा निकलता है जो कि स्लेव ट्रेडर होता है। वो बोलता है कि सॉरी वीरो यार माफ करना, थोड़ा लेट हो गया मुझे आने में, बट क्या करें 2 दिन पहले यहाँ पे एक नई लिबरंथ आई है जिस वजह से थोड़ा क्राउड हो गया है। एंड अब एलन होता है वो स्लेव के बारे में इन्फॉर्मेशन लेने लगता है। तभी मीचो होता है वो सुमोरा के द्वारा दिया गया लेटर एलन को दिखा देता है और सारी सिचुएशन एक्सप्लेन कर देता है। एलन काफी खुश होता है ये जान के कि हमारे मीचो ने अकेले ही काफी सारे डाकुओं को हरा दिया होता है। मीचो बोलता है कि सर जी हो सकता है मेरे से तुक्का लग गया हो या फिर वो डाकू काफी ज्यादा कमजोर हो। एलन ने इस बात को साइड में रखता है और मीचो से बोलता है कि देखो तुम्हारे स्लेव के बदले हम तुम्हें 30,000 नार्स देंगे। जिसके बाद मीचो होता है उस बिल्डिंग से बाहर निकल जाता है। जिसके बाद मीचो होता है उन पैसों में से अपना हिस्सा रख लेता है और बाकी का हिस्सा कैरेज ड्राइवर को दे देता है सुमोरा को देने के लिए। जिसके बाद वो ड्राइवर तो वहाँ से चला जाता है बट मीचो सोच रहा होता है कि आखिरकार अब वो क्या करेगा क्योंकि इस जगह पे वो किसी को भी नहीं जानता और उसे कुछ भी नहीं आता है। मीचो को सोचे समझे उससे पहले ही एलन होता है वो दरवाजे के बाहर आ जा और वो बोलता है कि वीर तुझसे कुछ बात करने जरा अंदर आइयो। जिसके बाद मीचो और एलन होते हैं वो साथ में एक जगह पे बैठे होते हैं और मीचो बोलता है कि अब बताओ क्या मामला है। एलन बोलता है कि देख भाई तू एक एडवेंचरर है और अगर तेरे पास कुछ स्लेव होंगी तो तुझे मजा आ जाएगा है ना। अभी भी मीचो को लग रहा होता है कि ये सही आइडिया नहीं है बट एलन होता है उसे रिझाने लगता है कि तुम स्लेव के साथ कुछ भी कर सकते हो समझे। ठरकी मानस मीचो होता है वो अपने जज्बातों को काबू में रखता है। तभी वहाँ पे एक मेड आ जाती है और उसे कॉफी सर्व करती है एंड वो मेड काफी ज्यादा रेडीमेड होती है। मीचो की भावनाएं होती हैं वो काफी ज्यादा हिल जाती हैं। तभी एलन बोलता है कि वीरे वहाँ देखने की थोड़ी जरूरत नहीं है, तू मेरी ओर देख सकता है अभी। जिसके बाद वो लड़की यानी रॉक्साने होती है वहाँ से चली जाती है। एलन मीचो को बताते हैं कि जो रॉक्साने होती है वो हमारी सबसे अच्छी स्लेव और काफी ज्यादा काम की बंदी भी है। तभी मीचो होता है एक सवाल पूछता है क्या स्लेव होते हैं वो अपने मास्टर को धोखा दे सकते हैं। तो एलन उसे समझाने लगता है कि देखो बेटा ऐसा होना बहुत ज्यादा कम होता है क्योंकि जैसे ही स्लेव का मास्टर टपकेगा वैसे स्लेव भी टपक जाएगा एंड अगर वो उसे धोखा देके भाग जाता है तो उसे बैंडेड घोषित कर दिया जाएगा। ऑल्सो रॉक्साने के पास वल्फ स्किन होती है और वो एक बीस्ट वॉरियर होती है एंड मजे की बात यह है कि रॉक्साने के साथ निरोध की कोई आवश्यकता नहीं है। आई मीन एलन का मतलब होता है कि चाहे जितना करो फन नहीं होगा 9 महीने का प्रबंध और वीरे जितना चाहे तो उसके साथ जो भी कर सकता है उसे जो भी कमांड देगा उसे फॉलो करना ही होगा। मीचो सोच रहा होता है कि नहीं यार मैं ऐसा बंदा तो बिल्कुल नहीं हूँ पर तभी उसे लगता है कि अगर वो उसे नहीं खरीदेगा तो दूसरा बंदा उसे खरीद लेगा। तब वो एलन से होता है वो रॉक्साने का प्राइस पूछने लगता है। एलन रॉक्साने का प्राइस 4 लाख बताता है। जिसके बाद हमारा मीचो बोलता है कि देखो भैया इतने पैसे अगर मेरे पास होते मैं तेरे सामने तो ना बैठा होता। जिसके बाद मीचो वहाँ से जाने लगता है और उसके सामने रॉक्साने खड़ी होती है एंड रॉक्साने को देखते ही हमारे लौंडे का मन और सब कुछ पिघल जाता है। एंड एलन होता है वो मीचो के कान में कहता है कि वीरे देख ले ये मौका हाथ से जाने ना पाए। तो मीचो होता है वो एलन से बोलता है कि सिर्फ तुम 5 दिन मेरा इंतजार करो जिसके बाद मैं रॉक्साने को ले जाऊंगा। जिसके बाद एलन होता है वो रॉक्साने के पास जाके बोलता है कि मीचो का शुक्रिया अदा करो क्योंकि अब वो तुम्हें लेने वाला है। जिसके बाद मीचो वहाँ से निकल पड़ता है। अब वो सोच रहा होता है कि आखिरकार वो बाकी बचे पैसे कैसे इकट्ठा करेगा क्योंकि अपनी पूरी संपत्ति काउंट करने के बाद भी उसके पास 70,000 की कमी पड़ रही होती है। उसे एलन की एडवाइस भी याद होती है जहाँ पे एलन ने कहा होता है कि चाहे तो लिबरंथ के अंदर चला जा और वहाँ पे जाके पैसे कमा क्योंकि छोटे टाइम में पैसा कमाने के लिए यही मेथड है। पर मीचो बोलता है पर मैं बाउंटी भी तो क्लेम कर सकता हूँ। एलन बोलता है कि देख भाई मैं तेरी बात से एग्री करता हूँ बट अगर तू ऑल ऑफ अ सडन काफी ज्यादा बाउंटी हंटिंग करेगा तो लोगों की नजर तेरे ऊपर काफी ज्यादा बढ़ेगी जो कि तेरे लिए सही नहीं रहेगा। अब मीचो सोच रहा होता है कि रॉक्साने को खरीदने के लिए उसके पास 5 दिन है एंड इसी के अंदर उसे बाकी बची रकम जुटानी होगी इसलिए वो कमाई का दूसरा कोई रास्ता सोच रहा होता है। लिबरंथ के अंदर जाने के अलावा उसके पास कोई और रास्ता नहीं होता है जिस वजह से वो सबसे पहले अपनी तलवार छुपाता है क्योंकि वो इतनी कीमती है कि लोग उसे चुराने की कोशिश कर सकते हैं। तो अपने सिस्टम का इस्तेमाल करके अपनी तलवार को छुपा देता है। जिसके बाद वो बाजार में निकल जाता है अपने लिए नए हथियार लेने। वो एक शॉप के अंदर घुसता है जहाँ पे उसे काफी सारी तलवारें देखने के लिए मिलती हैं जिसमें से उसे एक तलवार पसंद आती है क्योंकि उसके अंदर एम्प्टी स्लॉट होता है जिसके अंदर वो अपनी चाहे कोई भी स्किल डाल सकता है। शॉपकीपर बताता है कि वीरे देख तुझे जो भी तलवार लेनी है तू ले सकता है, सभी का प्राइस एक ही है। तो मीचो होता है वो अपनी जरूरत के हिसाब से जितने वेपन चाहिए होता है वो खरीद लेता है। जिसके बाद वो निकल जाता है लिबरंथ की खोज में। वो काफी ढूंढता है भटकता है फिर भी उसे रास्ता नहीं मिलता। तभी उसे कुछ लोग होते हैं वो बाहर निकलते हुए दिखते हैं एंड वो उनका पीछा करता है। तो वो उस दरवाजे तक पहुंच जाता है जहाँ से वो लोग होते हैं वो लिबरंथ के अंदर जा रहे होते हैं एंड जाने से पहले वो अपनी मेन तलवार को होता है वो बाहर निकाल लेता है। जिसके बाद
बाद वो उस पोर्टल के अंदर से लेबिरिंथ के अंदर चला जाता है। मीचे होता है वो लेबिरिंथ के फर्स्ट फ्लोर पे होता है। वो फर्स्ट फ्लोर को एक्सप्लोर कर रहा होता है, बट सबसे पहले वो अपने सिस्टम पे अपना स्टेटस देखता है। यहाँ पे करंटली उसका लेवल 1 हो चुका होता है। एंड वो ये भी पता करता है कि जैसे उसने सैंडल को उठाया था उसे थीफ स्टेटस मिला था। एंड अगर वो इस लेबिरिंथ को क्लियर कर लेता है तो हो सकता है उसे एक एडवेंचरर का स्टेटस मिल जाए। एंड उसने विलेजर्स को भी बचाया होता है, जिस वजह से हीरो स्टेटस उसे मिला होता है। वो करंटली उसका यूज कर रहा होता है, जिसके बाद उसे एक दरवाजा मिलता है और वो उस डंजन को अंदर से एक्सप्लोर करने लगता है। बट जहाँ पे भी वो जा रहा होता है वो पहली वाली जगह पे ही रिटर्न हो रहा होता है। एंड अगर वो दूसरा गेट चुनने की कोशिश करता है तो वो उसी में टकरा जाता है, जिसके बाद सोचता है कि जो भी हो मुझे अब सीधा ही चलना होगा, जिस वजह से अब वो सीधा चलना शुरू करता है और उसके सामने एक ट्री मॉन्स्टर आ जाता है। एंड मीचे सोचता है कि चलो अपनी पावर टेस्ट करते हैं, और उसके बाद वो ट्री मॉन्स्टर के ऊपर एक स्लैश चला जाता है, जिसके बाद वो मॉन्स्टर खत्म हो जाता है। वो मॉन्स्टर को हराने के बाद उसकी एक ब्रांच का टुकड़ा होता है वो अपने पास रख लेता है। एंड वो थोड़ा आगे बढ़े उससे पहले ही वहाँ पे एक और मॉन्स्टर आ जाता है, जिसके बाद वो अपनी एक नई स्किल का इस्तेमाल करता है, उस मॉन्स्टर के सामने खड़ा होता है। बट जब वो फाइट के बीच में होता है वो अचानक से अपने सारे ख्यालात होता है वो खो देता है एंड कतई भावनाओं में खो जाता है। एंड मॉन्स्टर उसके ऊपर अचानक से ही अटैक कर देता है। बट मीचो होता है वो टाइम रहते रहते उससे बच जाता है, जिसके बाद वो उस मॉन्स्टर को ही खत्म कर देता है। मीचो बहुत जल्दी ये पता लगा चुका होता है कि करंटली वो अपने मैजिक का इस्तेमाल नहीं कर सकता, क्योंकि जितना ज्यादा वो मैजिक का इस्तेमाल करेगा उतनी ही उसकी एमपी यानी कि माना पावर कमजोर होती जाएगी। जिसके बाद वो यहाँ पे थोड़ी और हंटिंग करता है और उसके बाद वापस से गिल्ड के अंदर चला जाता है। एंड जो ब्रांच उसने अभी कलेक्ट की होती है मॉन्स्टर्स की वो जाके उन्हें दे देता है, बट उसके बदले में उसे बहुत छोटा अमाउंट मिलता है जो कि पूरे दिन के लिए वर्थ इट नहीं होता है। अब वो सोच रहा होता है कि आखिरकार वो क्या करे, क्योंकि उसे कम टाइम में काफी सारा कमाना है। इसलिए अगली सुबह वो बहुत ज्यादा जल्दी उठ के निकल पड़ता है। बट सुबह सुबह इतना अंधेरा होता है कि वो कुछ देख भी नहीं पा रहा होता है, जिसकी वजह से वो सबसे पहले अपनी टेलीपोर्टेशन स्पेल का इस्तेमाल करता है और खुद को लेबिरिंथ के अंदर ट्रांसफर करता है। एंड वो फर्स्ट फ्लोर से लेके सेकंड फ्लोर तक का सफर तय करता है। बट सफर होता है वो थोड़ा मुश्किल भरा होने वाला होता है, क्योंकि जैसे वो सेकंड फ्लोर पे पहुंचता है अचानक से मॉन्स्टर की तादाद होती है वो काफी ज्यादा बढ़ जाती है। नीचे होता है वो 2 पल के लिए सचेत तो हो जाता है और अपने ऊपर हमला करने वाले मॉन्स्टर को भी खत्म कर देता है। बट इस चीज के लिए वो अपनी माना पावर का इस्तेमाल करता है और थोड़ा थक भी गया होता है और अचानक से ही पीछे से और भी सारे मॉन्स्टर आ जाते हैं। मीचे सोच रहा होता है कि उसके पास इतनी पावर तो नहीं है कि वो पूरे दिन यहाँ पे लड़ाई ही कर सके, बट काफी सारे मॉन्स्टर को हराने की वजह से उसके स्टेटस होते हैं वो काफी ज्यादा इंप्रूव हो चुके होते हैं। एंड वो कमरे के अंदर अचानक से ही बंद हो जाता है और उसके सामने काफी सारे मॉन्स्टर होते हैं, जिनमें से एक मॉन्स्टर को वो हरा देता है, बट बाकी के मॉन्स्टर होते हैं उसके ऊपर टूट पड़ते हैं। मीचे को पता होता है कि अगर यही सिचुएशन बरकरार रही तो उसकी मरने में कोई देर नहीं रहेगी। वो यहाँ से भागने की सोच रहा होता है, बट उसके पास कोई चारा नहीं होता और बाकी के मॉन्स्टर भी उसकी ओर ही बढ़ रहे होते हैं। मीचे के पास भी कोई रास्ता नहीं होता, जिस वजह से वो अपनी तलवार लेके खड़ा हो जाता है लड़ाई करने के लिए, जिसके बाद वो तुरंत ही एक के बाद एक ट्रीज को काटना शुरू कर देता है। मीचे जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी सारे मॉन्स्टर को हराने की पूरी कोशिश कर रहा होता है, क्योंकि 1 मिनट ज्यादा टाइम लेने से शायद उसकी यहाँ पे मौत भी हो सकती है। जिसके बाद वो ऐसे न तैसे करके सारे मॉन्स्टर को हराता है, उनके पार्ट्स को कलेक्ट करता है और वहाँ से निकलने लगता है। जिसके बाद वो फाइनली एग्जिट ढूंढता है और वहाँ से निकलने लगता है। अब इतना सारा काम करने के बाद, लड़ाई झगड़ा करने के बाद वो होता है वो वापस लौट रहा होता है, क्योंकि वो काफी थक गया होता है। जिसके बाद उसे रास्ते में काफी बड़ी भीड़ मिलती है और वो उन्हीं के पास हो लेता है। नीचे जाके एक बंदे से बोलता है कि सर जी क्या हुआ यहाँ पे? तो बंदा बताता है कि बेटा ज्यादा कुछ नहीं हुआ, यहाँ पे कुछ डाकुओं के अवशेष मिले हैं। एंड इसी को देखते हुए जो बाकी के डाकू होते हैं वो थोड़ा डर चुके होते हैं, जिस वजह से उन लोगों ने अपने मेन हेडक्वार्टर्स होते हैं वो बदल लिए हैं कि वीरे ऐसे तो ना मरेंगे। नीचे को लग रहा होता है कि कहीं ये वही बंदे तो नहीं जिन्हें मैंने हराया था, लाइक जो बंदे बच गए हों अब वो मुझसे बदला लेने के लिए सारी हरकतें प्लान कर रहे हों। मीचो काफी टेंशन में होता है, सोच रहा होता है कि आखिरकार अब मैं करूं तो करूं क्या। तभी मीचो के मन में सवाल आता है और वो उस बंदे से पूछता है कि भैया आपको कैसे पता चला कि ये एक डाकू है? तो बंदा बताता है कि एक्चुअली हमें उसका एक हाथ मिल गया था, तो हमने उसका इंटेलिजेंस कार्ड को चेक कर लिया, हमें पता चल गया कि भैया कौन है। एंड अब मीचो होता है ये सब सुनने के बाद टाउन के अंदर एंटर करने लगता है। मीचो ये तो समझ चुका होता है कि चाहे वो जितनी भी मेहनत कर ले वो लेबिरिंथ के अंदर से इतना तो नहीं कमा सकता कि वो रक्साने को खरीद सके, जिस वजह से अब वो डिसाइड करता है कि अब उसे बाउंटी हंटिंग करनी होगी। जिसके बाद वो अपने मन ही मन में प्लान बना लेता है कि अब तो ऐसे खोदूंगा। अब मीचो होता है वो रात होता ही अपने बिस्तर पे पड़ा होता है और सोच रहा होता है कि आखिरकार उसे क्या करना है। मीचो के सिस्टम में एक से ज्यादा स्टेटस होते हैं, जैसे नाइट एंड सोल्जर्स, थीफ एंड हीरो का भी है। वैसे ये सब छोड़ के अगले दिन वो बाजार में निकल जाता है बैंडिट्स को ढूंढने के लिए, क्योंकि अगर एक भी मिल गया तो मामला डन हो जाएगा। वो पूरे मार्केट को खगालना शुरू करता है पर उसे कोई भी नहीं मिल रहा होता है। तभी वो कुछ टाउन वालों को बातें करते हुए सुनता है बैंडिट्स के बारे में, जिसके बाद वो एक अंधेरी गली में चला जाता है एंड वो अपने टेलीपोर्टेशन मैजिक का इस्तेमाल करके दूसरी जगह पे ट्रांसफर हो जाता है। वो एक स्लम्स के अंदर आया होता है जो कि बहुत ज्यादा बदबूदार होती है। यहाँ पे वो लोग रहते हैं जिनके पास कोई भी आइडेंटिटी नहीं बची है या फिर वो बहुत ज्यादा ही ब्रोक हो चुके हैं, बट इस माहौल में भी उसे बैंडिट्स नहीं मिल रहे होते हैं।
वो अपनी खोज खबर होता है वो चालू ही रखता है, पर फिर मीचो से यहाँ की बदबू सही नहीं जा रही होती, जिस वजह से वो यहाँ से भाग जाता है। अब मीचो अपने कमरे में बैठा होता है और अपने आप को साफ कर रहा होता है, सोच रहा होता है कि अब जो भी है वो अपने टेलीपोर्ट मैजिक का इस्तेमाल करके थक नहीं रहा है, जिसका सिंपल रीजन ये होता है कि उसने काफी ज्यादा टाइम लेब्रिंथ के अंदर बिताया और उसने काफी ज्यादा अचीवमेंट किए हैं, जिस वजह से उसकी माना कैपेबिलिटी होती है वो काफी बढ़ गई है। अब मीचो को अपने ऊपर थोड़ा भरोसा हो चुका होता है, जिस वजह से वो आधी रात को जोगा पहन के बैंडेड हंटिंग करने जाता है, बट जाने से पहले वो अपने कमरे की चाबी वहाँ के केयरटेकर को पकड़ा देता है, जिसके बाद लालटेन लेके भैया हो जाते हैं फरार। जिसके बाद अब वो बीच सड़क पे चल रहा होता है, बाकी सारे लोगों को ऑब्जर्व कर रहा होता है और उनकी सभी की आइडेंटिटी स्कैन कर रहा होता है, पर यहाँ पे जितने भी लोग होते हैं वो यहाँ के टाउन मेंबर होते हैं, कोई बैंडेड नहीं होता है। बेसिकली वो रेड लाइट एरिया में थोड़े मजे करने आए हैं। अब मीचो होता है वो थोड़ा और आगे बढ़ता है, उसे अचानक से यही पिंक लाइट दिखती है और वो उसका पीछा करता है, तो वो एकदम कोठे के सामने पहुंच जाता है। अब मीचो होता है वो अपनी इज्जत बचा के उसी गलियारे से होता है वो गुजर रहा होता है, एंड चलते चलते अचानक से उसे एक ऐसा बंदा दिखता है जो थोड़ा फिशी लग रहा होता है, एंड उसे चेक करता है तो उसे पता चलता है कि वो भी एक बैंडेड ही है, जिस वजह से अब मीचो होता है उसका पीछा करना शुरू कर देता है। जिसके बाद वो उसका पीछा करते करते बाकी सारे बैंडेड्स तक होता है वो पहुंच जाता है, पर सबसे पहले मीचो होता है उन लोगों से थोड़ी दूरियां बढ़ाता है। यहाँ पे जो बंदे होते हैं वो उगो नाम के एक बंदे के बारे में बात कर रहे होते हैं, और मीचो को याद आता है कि जिस बंदे को उसने मारा होता है उसका नाम भी उगो होता है। अब मीचो को हल्का हल्का हिंट लग चुका होता है कि अब उसे आगे क्या करना है। मीचो को पता चला होता है अपनी रिसर्च से कि ये लोग होते हैं वो ज्यादातर अपनी एक्टिविटी रात को ही करते हैं और रात को ही निकलते हैं, जिस वजह से बाकी सारे लोग होते हैं वो इनसे दूर ही रहते हैं, और ये लोग भी किसी से फालतू में पंगा नहीं ले रहे अभी। तो मीचो को पता होता है कि अगर उसने अभी किसी भी बैंडेड पे हमला किया तो बहुत ज्यादा मामला उल्टा पड़ जाएगा, क्योंकि अभी वो बैंडेड्स का एरिया है, जिस वजह से सबसे पहले वो अपने घर पे वापस लौट जाता है। मीचो अपने कमरे के पास पहुंचता है, वैसे ही वहाँ पे उसका केयरटेकर आता है और वो बोलता है, वीरे यार बहुत ज्यादा मेहनत कर रहा है आजकल, ऐसा कर आजा मेरे साथ खाना खा ले। अब खाते दौरान जो यहाँ पे जो केयरटेकर होता है वो मीचो को बता रहा होता है कि स्लम्स में और जो बैंडेड्स के बारे में जो भी अफवाहें उड़ रही हैं वो सारी गलत हैं, एंड वो केयरटेकर होता है उसे सारी सिचुएशन होता है वो अच्छे से समझा रहा होता है कि क्या कुछ सीन होता है और क्या कुछ हो रहा होता है। कुछ भी गलत करके यहाँ पे लोग होते हैं वो बैंडेड के ऊपर ही डाल देते हैं। बट इसके बाद हमारा लौंडा होता है वो अपने कमरे में जाकर लेटा होता है और सोच रहा होता है कि रॉक्साने को लेके पहला काम कौन सा करूंगा मैं। खैर वो तो हमें पता ही है कि मीचो क्या करना चाहता है। अब द ग्रेट मोटिवेशन लेके हमारा मीचो होता है वो अगले दिन निकल पड़ता है अपने काम के लिए। मीचो ने अपने साथ थीफ बंडाना और अपनी स्वॉर्ड ले ली होती है, जिसके बाद वो स्लम्स के अंदर लौट जाता है बैंडेड्स के पास। मीचो होता है वो सीधे बैंडेड के पास जाता है और उसे दिखाता है कि देख वीरे मेरे पास से थीफ बंडाना, एंड उस बंदे को भी पता चल जाता है ये एक असली बंडाना है। मीचो होता है वो उस बंदे से बोलने लगता है कि अगर तुम मुझे युगो के बारे में इन्फॉर्मेशन दोगे तो मैं तुम्हें एक गोल्ड कॉइन दूंगा। तो सामने से बैंडेड बोलता है कि वीरे वो तो कब का निपट गया। मीचो होता है वो उसे बोलने लगता है कि भाई अगर तू मुझे ज्यादा इन्फॉर्मेशन देगा तो तेरा ज्यादा प्रॉफिट होगा, सोच ले। तो वो बंदा बोलता है कि ऐसा कर थोड़ी देर रुक, और वो अंदर की तरफ जाता है, काफी सारी चीजें ऑब्जर्व करता है और वापस आता है। तब तक मीचो ने भी होती है वो चारों तरफ निगाहें मार ली होती हैं। तभी वो बैंडेड बाहर आता है और वो बोलता है यार अभी मेरे बॉस होते हैं वो सो रहे हैं, जैसे ही वो उठ जाएंगे हम अपनी बाकी की बातें तब कर लेंगे, ऐसा कर तब तक तू अंदर आ जा। सबसे पहले वो उसकी तलाशी लेता है, उसे पता चलता है कि मीचो के पास एक बहुत ही कॉमन सी तलवार है, इसलिए उसे मीचो से बिल्कुल डर नहीं लग रहा होता और वो उसे अंदर आने देता है। तभी वो बंदा अचानक से मीचो से फिर से बोलता है कि ऐसा करो मुझे थीफ बंडाना दो, मुझे चेक करना है वो असली है या नहीं। मीचो अपनी जेब से उस बंडाना को निकालने जाता है, तभी वो बंदा होता है वो मीचो के ऊपर हमला कर देता है। वो बंदा बताता है कि जो युगो था वो सक्सेशन का पार्ट था, बट बाकी लोगों ने उसे हला के मार दिया। वो ये भी बोलता है कि वो यहाँ से भागने की कोशिश बिल्कुल भी ना करे, क्योंकि वो बंडाना मुझे चाहिए वरना तू तो गया। तभी मीचो बोलता है कि तुझे क्या लगता है कि मैं ऐसे ही बिना तैयारी के यहाँ पे आ गया था। ये सब मीचो के प्लान का पार्ट ही होता है और वो उस बंडाना को मोमबत्ती के ऊपर डाल के वहाँ पे अंधेरा कर देता है, एंड आहिस्ता से वो उसे टपका डालता है। जिसके बाद मीचो होता है वो उसके इंटेलिजेंस कार्ड को भी ले लेता है, ऑब्वियसली फॉर बाउंटी हंटिंग। जिसके बाद मीचो होता है वो बाकी बैंडिट्स के कमरों में नजर मारता है और उनके स्टेटस देखता है। अब मीचो होता है साइकोपैथ की तरह यहाँ पे बैंडिट्स को खत्म करना शुरू कर देता है। आई मीन अब की बार तुम्हारी आखिरी रात। बट जब वो दूसरे बैंडिट को खत्म करने जा रहा होता है तभी उससे थोड़ी सी हलचल हो जाती है, जिस वजह से यहाँ की जो महिलाएं होती हैं वो उठने लगती हैं। जिसके बाद अब मीचो यहाँ से भागने की कोशिश करता है, बट यहाँ पे एक बैंडिट होता है वो अभी भी बचा होता है। वो अपनी तलवार उठाता है और उसे घुमाना शुरू कर देता है, बट मीचो के पास कोई और रास्ता नहीं होता है, उसे मजबूरन उसे भी खत्म करना पड़ता है। बट अब इतने ज्यादा शोर से बाकी सारे बैंडिट्स भी होते हैं, जितने बच्चे होते हैं वो बाहर आने लगते हैं। अब मीचो को लग रहा होता है कि अगर वो और देर यहाँ पे रुका तो उसका भी मामला खत्म हो जाएगा, जिस वजह सीधे होता है वो अपने आप को लेब्रिंथ के अंदर होता है वो ट्रांसफर कर लेता है। मीचो पहले खुद को तो कोस रहा होता है कि जो भी वो काम कर रहा है वो टोटली गलत है, बट हाँ अब यहाँ पे सर्वाइव करना है तो ये तो करना ही पड़ेगा। अब इसके बाद वो उस लेब्रिंथ से भी बाहर निकल जाता है और वो सारे इंटेलिजेंस कार्ड को इकट्ठा करने लगता है, बट इस दौरान उसे काफी ज्यादा उल्टियां हो रही होती हैं, बहुत ज्यादा हैरान हो चुका होता है वो। पर उसे ये भी मानना पड़ता है कि इस वर्ल्ड में कुछ भी सेम नहीं है। अब मीचो होता है वो अपने कमरे में बैठ के अपना मुंह धो रहा होता है और सोच रहा होता है कि अगर उसने इसी रफ्तार से बाउंटी क्लेम करना जारी रखा तो लोगों को उसके ऊपर शक हो सकता है, और अगर वो ये बाउंटीज लेके दूसरे शहर में क्लेम करने जाता है तो बाकी लोग भी इस पे शक करेंगे। जिसके बाद वो सोचता है कि वो मामला धीरे धीरे करके निपटाएगा। एंड ये सब सोचते सोचते ही हमारा मीचो होता है वो अपने बिस्तर पे सो जाता है और उसके बाद अगली मॉर्निंग
टाइम में वो एक नाइट के पास जाता है जो कि उसे बाउंटीज का इनाम देने वाला होता है। मीचियो ने ये कहानी बनाई होती है कि उसके ऊपर बैंडिट्स ने हमला किया होता है, बट वो कैसे ना कैसे करके उसने सर्वाइव किया होता है और बाकी सबको पेल दिया होता है। नाइट होता है, वो बोलता है कि देख वीरो, मेरे को कोई दिक्कत नहीं है, तेरे को जो करना है कर, बस सबसे पहले अपना इंटेलिजेंस कार्ड दिखा दे। जिसके बाद वो नाइट होता है, वो बैंडिट्स का इंटेलिजेंस कार्ड लेता है मीचियो के पास से और वो चला जाता है। कुछ देर बाद वो उसके पैसों के साथ आ जाता है। इनमें से सिर्फ 2 लोगों के ऊपर ही बाउंटीज थी जिनके पैसे मीचियो को मिल जाते हैं। एंड अब वो एक गली में जाकर उन पैसों को गिनने लगता है और उसे पता चलता है कि अब उसके पास फाइनली 4 लाख पूरे हो चुके हैं। इन सिंपल वर्ड्स, अब वो जाने वाला है रॉक्साने को लेने। मीचियो होता है, वो सीधे एलन के पास पहुंच जाता है और उससे सारे पैसे होता है वो हैंड ओवर कर देता है कि अब मुझे मेरा माल दे दो। जिसके बाद एलन होता है वहां से जाता है और यहाँ पे लेके आता है रॉक्साने को। और रॉक्साने सबसे पहले हमारे मीचियो से बोलती है कि मुझे माफ करना, मुझे लगा था कि तुम बहुत बड़े झंडू और मुझे सिर्फ बना रहे हो कि तुम मुझे लेने आओगे। मीचियो बोलता है कि नहीं कोई बात नहीं, वैसे भी शक्ल से चोरी लगता हूँ। जिसके बाद रॉक्साने होती है, वो मीचियो के साइड में जाके खड़ी हो जाती है। जिसके बाद एलन होता है, वो मीचियो और रॉक्साने दोनों का इंटेलिजेंस कार्ड लेता है और उन दोनों के बीच में मास्टर एंड स्लेव का कॉन्ट्रैक्ट बाउंड कर देता है। जिसके बाद एलन होता है, वो रॉक्साने और मीचियो को अलविदा कर देता है। अब हम मीचियो को देखते हैं। मीचियो ने होता है, वो अपने केयरटेकर से बात करके डबल बेड वाला रूम ले लिया होता है। जिसके बाद मीचियो साइड में देखता है कि रॉक्साने पूरी तरीके से हैरान होती है कि आखिरकार अब उसे करना क्या है, वो आस पड़ोस में देखी जा रही होती है। तभी हमारा लौंडा होता है, वो रॉक्साने से बोलता है कि तुम बुरा ना मानो तो क्या मैं तुम्हारे कान छू सकता हूँ। एज अ स्लेव वो उसके ऑर्डर को डिनाई नहीं कर सकती, जिसकी वजह से वो उसके पास आके बैठ जाती है। जिसके बाद वो रॉक्साने के कानों से खेलने लगता है। पर मीचियो होता है, वो अभी भी सोच रहा होता है कि आखिरकार उसके केयरटेकर ने उसे डबल बेड वाला क्यों रूम दिया। आमेन उसे डबल बेडरूम चाहिए था। बट जो भी हो, केयरटेकर भी अपना होशियार बंदा है। मीचियो होता है, वो रॉक्साने को बता रहा होता है कि उसका एक्चुअल घर होता है वो यहाँ से काफी ज्यादा दूर है, तो हम वहाँ पे नहीं जा सकते, तो हमें इसी जगह पे फेमिलियर होकर रहना पड़ेगा। एंड इसी के साथ वो रॉक्साने को ये बता देता है कि अब वो उसके साथ लेब्रिंथ के अंदर जाएगी। रॉक्साने बोलती है कि जी साहब जी, आपकी जो मर्जी। अब रॉक्साने होती है, वो अपने सामान को अनपैक कर रही होती है। तभी मीचियो नोटिस करता है कि रॉक्साने के पैरों में कोई भी जूते, चप्पल या सैंडल है ही नहीं। रॉक्साने बताती है कि एलन के घर से लेके यहाँ तक वो ऐसे ही आई है। पर मीचियो का ध्यान होता है, वो इस चीज पे होता ही नहीं है कि उसने नीचे क्या पहना है। अब मीचियो होता है, वो अपने सैंडल रॉक्साने को दे देता है और उसके ऊपर मैजिक का इस्तेमाल करके उसके साइज के हिसाब से फिक्स कर देता है। मीचियो ने अभी तो उसका जुगाड़ कर दिया होता है और उससे वादा किया होता है कि अब वो उसे कुछ सामान दिलाएगा, जिस वजह से वो लोग होते हैं वो बाजार में निकल पड़ते हैं। जिसके बाद वो लोग होते हैं, वो वेपन शॉप के अंदर पहुंचते हैं, जहाँ पे सबसे पहले रॉक्साने होती है, वो शील्ड लेने वाली होती है और मीचियो बोलता है कि जो तेरे को लेना है ले। जिसके बाद वो उसके लिए कुछ कपड़े लेता है, कुछ आर्मर्स लेता है और भांग घोषणा करके बहुत कुछ लेता है। एंड जब वो कपड़े ले रहे होते तो रॉक्साने उससे सलाह भी लेती है कि मुझे कौन से कलर की ड्रेस लेनी चाहिए। भाई ये तो टफेस्ट गेम है, कोई नहीं जीत सकता इससे। तो मीचियो को लग रहा होता है कि आखिरकार वो क्या देख रही है, क्या समझ रही है। वही बात होती है कि उसको कलर समझ ही नहीं आ रहे होते हैं। मीचियो से ये भी बोलता है कि आज तो तुम्हारा दिन है, जो तुम्हें चाहिए वो ले लो, जो मर्जी है। रॉक्साने बोलती है कि मेरे को इनर वेयर चाहिए। मीचियो बोलता है कि हाँ, जो तुम्हारी रिक्वायरमेंट है उस हिसाब से जो तुम्हें चाहिए वो ले लो। अब वो लोग अपनी पूरी शॉपिंग कर चुके होते हैं। जिसके बाद मीचियो सलाह देता है कि अब हमें यहाँ से निपटना चाहिए। अब वो लोग होते हैं, वो अपने कमरे तक पहुंच चुके होते हैं, जहाँ पे मीचियो अपने बेड पे बैठता है और वो बोलता है रॉक्साने को जरा यहाँ तो आओ, बट वो सीधा आके जमीन पे बैठ जाती है। मीचियो होता है, उसे बोलता है कि तुम ऊपर बैठो और उसे खींच के ऊपर बिठा लेता है। वो बात अलग है, अभी बिठाएगा बाद में लिटाएगा, हम कुछ नहीं कर सकते। एंड जब मीचियो प्रोसेस में आगे बढ़ने वाला होता है, तभी रॉक्साने पीछे हट जाती है और वो बोलती है कि सबसे पहले हम जो हथियार लाए, जो सामान लाए उसे सेट कर लेते हैं। एंड वो करने लगती है। वेल वो अपने वेपन देखी काफी खुश होती है और उसे लग रहा होता है कि अगर ये वेपन उसके पास एक्चुअली पहले होते तो काफी काम के होते। रॉक्साने को यहाँ पे चेंज करना होता है, जिस वजह से वो मीचियो से बोलती है कि अगर आपको भूख लगी हो तो आप खाना खा के आइए। मीचियो बोलता है कि चिंता मत करो, दोनों साथ में चलेंगे, मतलब लौंडा ठरकी बहुत है। अब रॉक्साने भी इसमें कुछ नहीं कर सकती, जिस वजह से वो अपने कपड़े चेंज करने लगती है। एंड मीचियो होता है, वो सभ्य लड़के की तरफ पीछे मुड़ जाता है, बट लौंडा पैदाइशी चिरांद होता है, वो पीछे मुड़ मुड़ के देख रहा होता है। एंड अब रॉक्साने होती है, वो तलवार पे तेल रगड़ रही होती है। मीचियो बोलता है कि इसकी क्या जरूरत है वैसे। रॉक्साने बताती है कि कुछ नहीं, तलवार ठीक रहती है। तभी वहाँ पे उनका केयरटेकर आता है और उनको एक बाल्टी पानी दे जाता है, गर्म पानी की। अब हमारा मीचियो होता है, वो अपने वस्त्र को उतारने लगता है। एंड अब हमारा लौंडा बैठा होता है, तो यहाँ पे रॉक्साने होती है, उसको स्क्रब कर रही होती है। मीचियो होता है, वो इस दौरान उससे बातें करने की कोशिश करता है और अचानक से वो खुद मुड़ता है और बोलता है कि रॉक्साने अब तुम्हारी बारी। अब रॉक्साने होती है, वो अपनी बारी की पूरी तैयारी कर रही होती है, पर मीचियो होता है पूरे सदमे में होता है कि अब मैं क्या करूं। जिसके बाद मीचियो होता है, बड़ी ही तासीर के साथ होता है, वो उसकी पीठ को स्क्रब करने लगता है। जिसके बाद हमारा लौंडा वहाँ पे रुकता है और उसके बाद रॉक्साने को बोलता है कि ऐसा करो, मेरे बालों को धो दो। अब रॉक्साने मना थोड़ी करेगी, वो बालों को भी धोने लगती है, बट बैकग्राउंड में माहौल पूरा वेवी हो चुका होता है। अब मीचियो होता है, वो सोच रहा होता है कि अब मैं क्या करूं। तभी रॉक्साने बोलती है कि ऐसा करो, मैं कपड़े पहन लेती हूँ। तभी मीचियो को एलन की बात याद आती है कि वो अपने स्लेव के साथ कुछ भी कर सकता है, इसलिए वो रॉक्साने को बोलता है कि अपने कपड़े रखो साइड में और यहाँ पे आओ। अब वो लोग होते हैं, वो बिस्तर पे होता है और मामला पूरी तरीके से शुरू हो चुका होता है। अब देखो, मीचियो भी तुम्हारी और मेरी तरह जन्मजात सिंगल होता है, जिस वजह से अब वो अपने भावनाओं पे कंट्रोल नहीं रख पाता और मामला खत्म कर देता है। उसके बाद अगली सुबह होती है और मामला फिर से शुरू हो रहा होता है, पर मीचियो
अपने ऊपर सेल्फ कंट्रोल रखता है और वो बोलता है कि अभी नहीं बाद में। जिसके बाद वो लोग अपने अपने आर्मर धारण कर लेते हैं लड़ाई के लिए। अब मीचो होता है वो रॉक्साने से पूछता है कि आखिरकार वो अपनी स्किल के जरिए अपने वेपन कैसे इक्विप कर सकता है। तो रॉक्साने बताती है कि इसके लिए उसे क्रिस्टल यूज करने चाहिए। अब जो क्रिस्टल होते हैं वो यहाँ पे वेपन के साथ में फ्यूज होते हैं एंड ये काम होता है एक ब्लैक स्मिथ करता है। तो हमारा लौंडा सोच रहा होता है कि ऐसा करता हूँ, एक ब्लैक स्मिथ को हायर कर लेता हूँ। रॉक्साने बोलती है कि देखो यार मार्केट में बहुत चूते भरे पड़े हैं, वो तुम्हें कत्था लगा देंगे। जिसके बाद मीचो होता है वो रॉक्साने को एक आर्मर देता है और वो बोलता है कि ये तुम्हारे लिए। बट ये जो आर्मर होता है वो रॉक्साने को जमता नहीं है, जिस वजह से वो अपने आर्मर आपस में एक्सचेंज कर लेते हैं। जिसके बाद हमारा लौंडा होता है वो एक पार्टी फॉर्म करता है जिसके अंदर रॉक्साने को पार्ट बना लेता है। अब मीचो होता है वो टाउन के अंदर घूम रहा होता है, तभी एक गली में घुस के वो टेलीपोर्टेशन मैजिक का इस्तेमाल करता है और लेब्रिंथ के अंदर सीधा चला जाता है। मीचो रॉक्साने को बताता है कि वो अभी लेब्रिंथ के फर्स्ट फ्लोर पे हैं, पर रॉक्साने बोलते हैं कि आज तक उसने कभी भी टेलीपोर्टेशन जैसे मैजिक का इस्तेमाल नहीं सुना है। मीचो बोलता है कि तो अपने अंदर की बात है, किसी को बताना मत। जिसके बाद वो लोग होते हैं वो लेब्रिंथ के अंदर अपना सफर होते हैं वो चालू करते हैं। वो लोग एक रास्ते में चले जा रहे होते हैं, तभी रॉक्साने होती है वो अपना हाथ पॉइंट आउट करते कहती है वहाँ पे मॉन्स्टर है। मीचो बोलता है कि आखिरकार ये तुम्हें कैसे पता? तो वो बताती है कि उसकी जो नाक होती है वो काफी ज्यादा तेज है। मीचो बोलता है चलो ठीक है। जिसके बाद रॉक्साने होती है वो मीचो के पास से मैजिक क्रिस्टल मांगने लगती है। तो मीचो बोलता है कि ये क्या हुआ है? रॉक्साने बोलती है कि मजाक मत करो, तुम्हें ये नहीं पता। जिसके बाद वो उसे समझाती है कि जो मॉन्स्टर के मैजिक फ्रेगमेंट होते हैं वो उस क्रिस्टल के अंदर सेव हो जाते हैं एंड फिर उसे एज ए एनर्जी सोर्स यूज किया जा सकता है। एंड राइट नाउ अभी उनके पास कोई भी मैजिक क्रिस्टल नहीं होता, जिस वजह से आज का उनका पूरा दिन बेकार जाने वाला है। तभी मीचो पूछता है कि आखिरकार मैजिक क्रिस्टल मिलते कहाँ से हैं? रॉक्साने बताती है कि ये तो लेब्रिंथ के अंदर की सबसे बेशकीमती चीज है, पता है तुम्हें? अब मीचो को होता है वो काफी लग रहा होता है कि कहीं मैं ही तो बेवकूफ नहीं हूँ। रॉक्साने होती है वो मीचो को समझाती है कि अगर वो चाहे तो गिल्ड के अंदर से खाली क्रिस्टल खरीद सकता है। मीचो बोलता है कि ठीक है हम बाद में उसे खरीद लेंगे। तभी अचानक से सामने एक मॉन्स्टर आ जाता है। जिसके बाद मीचो होता है वो अपनी तलवार को समन करता है फाइट करने के लिए एंड बिना वक्त बर्बाद किए वो उस मॉन्स्टर को हरा देता है। रॉक्साने को लगता है कि हमारे सैयन जीतने आगे हैं। जिसके बाद वो लोग और भी आगे बढ़ने लगते हैं और हमारा मीचो होता है वो अलग ही जगह पे नजरें मार रहा होता है। जिसके बाद मीचो और रॉक्साने होते हैं वो वापस अपने कमरे में चले जाते हैं एंड वो अपने साथ काफी सारा सामान लाए होते हैं जिन मॉन्स्टर को हराया होता है उनका। जिसके बाद मीचो होता है वो रॉक्साने की एबिलिटी की तारीफ करता है। तभी रॉक्साने बताते हैं कि जो उसकी पुरानी पार्टी थी उसमें कोई भी उसे पसंद नहीं करता था एंड अगर सिंपल वर्ड्स में कहा जाए तो लोग सिर्फ इसे यूज करते थे। जिसके बाद मीचो होता है वो रॉक्साने को अपने पास बैठने के लिए कहता है एंड रॉक्साने उसके पास बैठ जाती है। तभी मीचो बोल रहा होता है कि तुम मेरे इतने पास हो तो मैं खुद के ऊपर काबू नहीं रख पा रहा। रॉक्साने बोलती है कि उसे चलेगा एंड मीचो तो अंदर से भरा पड़ा होता है और वो रॉक्साने के ऊपर टूट पड़ता है यानी गले लग जाता है। जिसके बाद अब वो उसके कानों से फिर से खेलने लगता है। समझ नहीं आ रहा इस लौंडे को कानों से क्या ऑब्सेशन है। अब मीचो होता है वो रॉक्साने से खाने के बारे में पूछता है बट उसे उस बारे में कुछ भी नहीं पता होता है। तो मीचो बोलते कि चलो छोड़ो यार। रॉक्साने होती है उसे अल्टरनेटिव खाने के नाम बताने लगती तो मीचो बोलते कि नहीं ये नहीं। तभी अचानक से रॉक्साने उसे एक सवाल करती है, क्या तुम अपने होमलैंड वापस जाना चाहते हो? मीचो बोलता है कि मैं जाना तो चाहता हूँ बट मैं जा नहीं सकता हूँ, इन सेंस तुम मेरे साथ फंस चुकी हो। रॉक्साने होती है वो मीचो को बताती है कि जब भी एक स्लेव उसके मास्टर के काम का नहीं रहता है वो उसे बेच देता है। मीचो बोलता है कि नहीं ऐसी कोई बात नहीं, मैं तुम्हें बेचने नहीं वाला हूँ। अब मीचो ये सोच रहा होता है कि अब उसने पार्टी तो फॉर्म कर लिया बट उसके पार्टी में सिर्फ 2 लोग हैं और वो सोच रहा होता है कि अगर एक से ज्यादा या 2 से ज्यादा और वो भर्ती कर ले तो मजा आ जाए। रॉक्साने बोलता है कि भैया उसे क्या ही दिक्कत होगी। अब इसके बाद वो दोनों होते हैं वो गिल्ड के अंदर चले जाते हैं जहाँ पे हमारा लौंडा होता है वो मैजिक क्रिस्टल लेने आया होता है और उसे ले लेता है और उसे सीधा रॉक्साने को पकड़ा देता है। रॉक्साने होती है वो मीचो को समझाती है कि आखिरकार ये क्रिस्टल कलर कैसे चेंज करते हैं। क्रिस्टल होता है वो लाल कलर ले लेता है जब तुम 10 मॉन्स्टर को हराते हो और अगर वो पर्पल लेता है इसका मतलब तुम 100 को हरा चुके हो एंड सफेद तब होता है जब तुम अपनी औकात भूल जाओ। बट मोस्टली लोग होते हैं वो हरे पे आके निपट जाते हैं। हमारे लौंडे ने यहाँ से 2 क्रिस्टल लिए होते हैं। अब ये सब लेने के बाद वो लोग होते हैं वो वापस से लेब्रिंथ के अंदर जाते हैं जहाँ पे मीचो होता है वो मॉन्स्टर को निपटा रहा होता है। तभी रॉक्साने बोलती है कि तुम नीचे वाले फ्लोर पे कब तक रहोगे, तुम्हें और भी ऊपर जाना चाहिए। मीचो बोलता है कि पर ये लेब्रिंथ तो नीचे जाते ही नहीं है। तो रॉक्साने उसे समझाती है कि एक्चुअली ये लेब्रिंथ होती है वो नीचे नहीं बल्कि ऊपर की ओर जाती है। ये लेब्रिंथ भी होती है वो एक जिंदा जीव की तरह ही है। तो मीचो पूछता है कि आखिरकार मुझे दूसरे फ्लोर पे जाने के लिए क्या करना होगा। रॉक्साने उसे समझाती है कि अगर उसे दूसरे फ्लोर पे जाना है तो उसे सबसे पहले यहाँ के फ्लोर बॉस को हराना होगा, जिसके लिए मीचो को दुगनी रफ्तार से आगे बढ़ना पड़ेगा। तभी हमारा मीचो होता है वो रॉक्साने से पूछता है क्या उसे किसी भी तरीके की स्पेल आती है। तो रॉक्साने बोलती है कि नहीं मुझे कोई स्पेल नहीं आती है। अब वो लोग होते हैं वो आगे बढ़ने लगते हैं जहाँ पे मीचो सोच रहा होता है कि उसे जो भी स्किल एडवांस में मिल रही है वो उनका यूज करना चाह रहा है। मीचो उन स्किल का इस्तेमाल करने लगता है तो उसे पता चलता है कि वो तो काम ही नहीं कर रही। तभी वो नोटिस करता है कि उसकी माना पावर पूरी तरीके से ड्रेन हो गई है जिस वजह से वो ये नहीं कर पा रहा है। मीचो ने अभी तक 10 मॉन्स्टर्स को हरा दिया होता है जिस वजह से उसका मैजिक स्टोन होता है वो लाल कलर का हो जाता है। बट रॉक्साने का क्रिस्टल बिल्कुल नहीं बदला होता है क्योंकि अभी तक उसने कुछ किया ही नहीं होता है। तभी हमारा मीचो होता है वो अपने सिस्टम पे एक अपडेट देखता है जहाँ पे उसे एक स्पेशल स्किल मिली होती है जिसका नाम होता है क्रिस्टलाइजेशन अपग्रेड और उसके बाद वो कुछ मॉन्स्टर्स को होता है वो खत्म कर देता है
एंड अब हम देखते हैं कि रॉक्साने का जो क्रिस्टल होता है वो पर्पल हो चुका होता है। रॉक्साने सोच रही होती है कि आखिरकार ऐसा कैसे हो सकता है। मीचो बोलता है कि ये तो मेरा एक राज है। मीचो को ये पता होता है कि बाकी ये क्रिस्टल आखिरकार काम कैसे करते हैं या उनका काम क्या है। अब मीचो को लग रहा होता है कि अभी उसके पास इनफ पैसा है तो उसे ये सब करने की जरूरत नहीं है। एंड वो सारा ध्यान होता है वो अपनी पार्टी के रिलेटेड चीजों में डालने लगता है। एंड ये करके सबसे पहले वो रॉक्साने की सारी स्किल्स चेक करता है, उसके लेवल्स चेक करता है, उसे पता चलता है कि रॉक्साने क्या कर सकती है। मीचो होता है वो रॉक्साने से पूछता है क्या वो किसी भी तरीके की हीलिंग स्पेल कास्ट कर सकती है। तो रॉक्साने बोलती है बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि ये सारे काम होते हैं वो हीलर्स या मॉन्क के होते हैं। बट हाँ, अगर तुम अपने हाथों से ही मॉन्स्टर को हराते हो तो शायद ये पॉसिबल हो सकता है। इसके बाद मीचो होता है वो रॉक्साने को सलाह देता है कि अब से वो मॉन्स्टर से हाथों से फाइट करे। एंड जैसे ही रॉक्साने को एक मॉन्स्टर दिखता है वो उसके ऊपर फाइट करने के लिए बढ़ती है, बट वो उसे एक पंच मारती है, उससे कुछ नहीं होता। उसके बाद मीचो होता है उसे अपनी तलवार से निपटा देता है। एंड ये सब करने के बाद मीचो सोच रहा होता है कि शायद कुछ तो इम्पैक्ट पड़ा होगा, बट वो जैसे ही रॉक्साने की स्टेटस देखता है उसे कुछ भी चेंज हुआ नहीं दिखता है। तो उसे लगता है कि शायद इतनी चीज काफी नहीं होगी। अब मीचो होता है वो अपनी तलवार चेंज कर लेता है। उसे लग रहा होता है कि अगर वो कमजोर तलवार से लड़ेगा शायद वो जल्दी जीत जाए, बट एज यू नो ऐसा कुछ भी नहीं होता है। यहाँ पे मीचो की गंदी लग रही होती है और रॉक्साने भी होती है वो आगे बढ़ रही होती है। रॉक्साने होती है वो यहाँ पे अटैक डॉज करने में काफी माहिर होती है। जिसके बाद मीचो होता है वो एक अटैक करके यहाँ पे इस मॉन्स्टर को होता है पंच मार देता है। जिसके बाद वो फिर से अपने स्टैट्स देखता है जो कि बिल्कुल भी चेंज नहीं हुए होते हैं। पर वहीं दूसरी और रॉक्साने होती है उसने फाइनली होता है इस चीज को अचीव कर लिया होता है। एंड जिस वजह से मीचो होता है उसकी तारीफ कर रहा होता है कि यार तुमने तो कर दिखाया। जिसके बाद वो लोग होते हैं वो अपने अगले मॉन्स्टर की ओर बढ़ रहे होते हैं, जहाँ पे मीचो होता है वो अपनी पावर को इनहेंस करता है और मॉन्स्टर को एक ही बार में खत्म कर देता है। एंड जब ऐसा नहीं होता है वो तलवार से हल्का डैमेज करके अपने पंच से होता है वो मॉन्स्टर को खत्म कर रहा होता है। एंड ऐसा करते ही हमारे मीचो भी होता है वो फाइनली उस स्टेटस को अचीव कर लेता है एंड अपने ऊपर लगी हुई चोट को वो हील कर पाता है। मीचो होता है वो रॉक्साने को बोलता है कि हम दोनों नहीं अपग्रेड किया। तो रॉक्साने बोलती है कि मैंने कैसे किया। मीचो बोलता है कि ये तो अंदर की बात है, मैं नहीं बताऊंगा। जिसके बाद वो लोग होते हैं वो वापस से अपने कमरे में चले जाते हैं, जहाँ पे रॉक्साने बैठी होती है और यहाँ पे बोल रही होती है मीचो कि मुझे माफ करना कि मैं तुम्हारे ज्यादा काम नहीं आ पाई। मीचो बोलता है कि मैंने तुम्हें जिस काम के लिए लिया है तुम उसमें बहुत ज्यादा ही अच्छी हो। एंड ये दल्ला फिर से शुरू हो जाता है अपने काम करने में। रॉक्साने को ये काफी अजीब लग रहा होता है कि ये सब क्यों करना है। मीचो बोलता है कि सब में कुछ भी अजीब नहीं है, तुम स्लेव से पहले मेरी दोस्त हो। जिसके बाद रॉक्साने भी उसका पूरा सहयोग करती है और पूरी रात घमासान युद्ध किया जाता है। जिसके बाद अगले दिन वो फिर से लेब्रिंथ के अंदर पहुंच जाते हैं लड़ाई झगड़ा करने के लिए। वो लोग एक दरवाजे के बाहर खड़े होते हैं, जहाँ पे रॉक्साने बोलती है कि जो मेन बॉस होगा वो इस दरवाजे के बाहर होगा। एंड वो डोर होता है वो ओपन होने लगता है। रॉक्साने ये भी बताती है कि इस गेट के अंदर एक टाइम पे एक ही पार्टी जा सकती है एंड जो दूसरी पार्टी होगी उसे वेट करना होगा। रॉक्साने होती है वो काफी एक्साइटेड होती है लड़ाई झगड़ा करने के लिए, बट वहीं मीचो को लग रहा होता है कि भैया बॉस से फाइट कर रहे हैं वो काफी पावरफुल होगा एंड उसे खुद की काबिलियत पे शक हो रहा होता है। पर रॉक्साने बोलती है कि यार तुम में बहुत काबिलियत है, मैंने कल रात को ही देखी है। जिसके बाद वो लोग होते हैं वो दरवाजे से अंदर होते हैं वो एंटर कर जाते हैं, जहाँ पे रॉक्साने ये भी बोलती है कि अगर उनका नसीब अच्छा रहा तो उन्हें पिछली पार्टी के छोड़े गए वेपन्स भी मिल सकते हैं। एंड वो जैसे ही अंदर जाते हैं अचानक से एक धमाका हो जाता है एंड फिर वहाँ पे उस फ्लोर का बॉस आ जाता है। देन रॉक्साने होती है वो अपनी तलवार निकालती है और सीधा उस बॉस के ऊपर अटैक कर देती है, बट उसको बिल्कुल भी असर नहीं पड़ता है। जिसके बाद रॉक्साने मीचो से बोलती है अटैक करने के लिए और मीचो अटैक भी करता है, बट इस मॉन्स्टर के ऊपर उसका कोई असर नहीं पड़ रहा होता है। बट फिर वो अपनी पूरी जद्दोजहद करता है, पूरी पावर लगा के उस मॉन्स्टर को भी होता है वो बीच में से काट डालता है। जिसके बाद रॉक्साने होती है उस मॉन्स्टर के एक पत्ते को उठा लेती है कलेक्शन के लिए। एंड हमारे लॉन्डे को एक और स्किल मिल चुकी होती है जिसका नाम होता है हर्बलिस्ट। बेसिकली जो हर्बलिस्ट होता है वो दवाइयां बना सकता है, मेडिसिन बना सकता है। मीचो को लगता है कि चलो जो भी हो बाद में ये काम आनी है। तभी वो रॉक्साने से पूछता है कि आखिरकार तुम कौन से बीच अटैक कर सकते हो। तो वो बोलती है कि 0। मीचो बोलता है कि कोशिश तो करो। तो रॉक्साने बोलती है कि हाँ वो कर तो सकती है, बट इससे वो काफी ज्यादा कमजोर पड़ सकती है। एंड बेस्ट यही होगा कि मीचो उसकी स्किल्स के ऊपर रिलाय ना करे। जिसके बाद वो लोग होते हैं वो अगले फ्लोर पे चले जाते हैं, पर मीचो को लगता है कि ऊपर जाना भी सही नहीं रहेगा। जिस वजह से यहाँ पे मीचो डिसाइड करता है कि वो वापस से फर्स्ट फ्लोर पे जाएगा और उसके बॉस को खत्म करेगा। प्रैक्टिस भी हो जाएगी और पैसे भी कम जाएंगे। बट वो जैसे ही यहाँ पे बाहर जाने की कोशिश करता है वो लेब्रिंथ के बाहर पहुंच जाता है। वो सोच रहा होता है कि आखिरकार ऐसा क्यों हुआ। तभी उसे याद आता है कि रॉक्साने ने कहा होता है कि एक टाइम पे एक ही बंदा होता है वो बॉस से फाइट कर रहा होता है। जिसके बाद वो लोग होते हैं वो वापस से जाते हैं बॉस के कमरे के बाहर और एंटर कर जाते हैं। बट यहाँ पे उन्हें कोई भी दिक्कत नहीं हो रही होती है। बट जैसे ही वो अंदर जाते हैं इस बार बॉस होता है वो मैजिक अटैक यूज करता है। मीचो होता है वो काफी तेजी से उसकी ओर बढ़ता है और उससे बचने की कोशिश करता है, पर ना चाहते हुए भी मीचो को यहाँ पे चपेट पड़ जाती है। तभी रॉक्साने होती है वो बीच में आके उसे बचाने लगती है। एंड अब मीचो को काफी बढ़िया टाइम मिल चुका होता है और वो मौका मिलते ही यहाँ पे उस मॉन्स्टर को खत्म कर देता है। रॉक्साने होती है वो मीचो से बोलते है कि आखिरकार उसने मैजिक सर्कल को कैसे ब्रेक किया। मीचो बोलता है कि ये तो अंदर की बात है, साले इसकी सारी अंदर की बात इसके अंदर ही घुसी बैठी है क्या। जिसके बाद मीचो होता है उस पत्ते को उठाता है जिसे उसे लग रहा होता है कि शायद उसे हर्बलिस्ट ड्रॉप का पूरा पार्ट मिल जाएगा। एंड उस पत्ते को होता है वो कुछ गोलियों के अंदर कन्वर्ट कर देता है, वो एंटीडोट पिल होती हैं। तभी हमारा लौंडा रियलाइज
नोटिस करता है कि उसने अभी तक तो इस बात पे ध्यान ही नहीं दिया कि अगर मॉन्स्टर से उसे पॉइजनिंग हो गई तो। जिसके बाद वो लोग होते हैं वापस से गिल्ड के अंदर पहुंच जाते हैं और मीचो होता है वो सारा सामान जो उसे मिला होता है वो दे देता है, इंक्लूडिंग पिल्स। जिसके बाद उसे काफी ज्यादा बढ़िया अमाउंट होता है वो मिल जाता है, पर मीचो को ये काफी कम लग रहा होता है और ऊपर से दिन भी बाकी होता है, जिस वजह से वो वापस से लेबरंथ के अंदर चले जाते हैं। वो लोग लेवल 2 के मॉन्स्टर के साथ फाइट कर रहे होते हैं, बट उसके साथ में एक अजीब सा ही जीव होता है। मीचो होता है वो सीधा पेड़ के ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है, बट पेड़ भी होता है उसे बच रहा होता है और उसके बाद मीचो उसे खत्म करने लगता है। तभी एक कैटरपिलर टाइप की चीज होती है वो रॉक्साने के ऊपर जंप कर देती है। रॉक्साने उसे ऐसे तैसे करके दूर फेंकती है, जिसके बाद मीचो होता है वो अपने तलवार के अटैक से उसे खत्म कर देता है। अब ये सब करने के बाद वो लोग आगे बढ़ रहे होते हैं, तभी मीचो के मन में एक सवाल आता है, वो रॉक्साने से पूछता है कि 3rd फ्लोर के अंदर भी काफी सारे मॉन्स्टर होंगे। रॉक्साने बोलती है कि हाँ ऐसा जरूर होगा, बट 4th फ्लोर के बाद में। तभी चलते चलते उन लोगों को थोड़े कैटरपिलर दिखाई देते हैं, तो मीचो होता है वो जाता है सीधा कैटरपिलर के पास में और उसे अपनी तलवार से ही खत्म कर देता है। एंड जो दूसरा कैटरपिलर होता है रॉक्साने के पास में, वो अचानक से मैजिक का कास्ट करता है। मीचो होता है उसे बचने की काफी कोशिश करता है, बट वो बच नहीं पाता और धागों के अंदर बंध जाता है। पर मीचो होता है वो फिर भी हार नहीं मानता है, वो अपने पैरों का इस्तेमाल करके सबसे पहले उसे किक करता है और अपनी तलवार से उसे काट डालता है। मॉन्स्टर के खत्म होते ही उसके ऊपर का जाल भी होता है वो गायब हो जाता है। अब ये सब करने के बाद वो लोग सोच रहे होते हैं कि क्या करें। उसके बाद वो मार्केट में दिखाई पड़ते हैं। अब मीचो सोच रहा होता है कि अगर उसने इसी तरीके से प्रोग्रेस चालू रखी तो उसके काफी सारे दुश्मन बन जाएंगे। तभी अचानक से मीचो को कुछ अजीब लगता है और वो सीधे रॉक्साने को कोने में ले लेता है। रॉक्साने बोलती कि पब्लिक में तो नहीं करना है यार, रात को जो करना है करना। मीचो बोलता है कि ये सब फालतू बकवास छोड़ो और पीछे नोटिस करो क्या कोई हमें घूर रहा है। रॉक्साने होती है वो काफी ज्यादा तेजी से फोकस करती है। उसे पता चलता है एक बंदा होता है वो स्लेव ट्रेडर यानी एलन के घर पे नजरें गड़ाए बैठा होता है। एंड वो बंदा भी एक बैंडिट ही होता है। एंड ये इन्फॉर्मेशन होता है वो सीधे एलन के पास पहुंचा देता है। एलन बोलता है कि तुमने मेरी चिंता की, उस बात के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, बट यार मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा। तभी रॉक्साने बताती है कि जो बंदा उनके घर पे नजर रख रहा है वो एक बैंडिट है। एलन पूछता है कि आखिरकार तुम्हें ये बात कैसे पता। मीचो बताता है कि जब वो रॉक्साने को खरीदने के लिए पैसे इकट्ठा कर रहा था तब उसने काफी ऐसी चीजें सीखी जो उसे नहीं सीखनी चाहिए थी। एंड हो सकता है कि सारे फसाद की जड़ हमारा मीचो ही है। हमें पता चलता है कि मीचो ने जिस स्लेव को बेचा होता है उसके ओनर ने उसे कहा होता है कि वो उसे लेने के लिए बाद में आएगा, पर उससे पहले उसे कुछ तैयारियां करनी है। एंड जब एलन होता है वो अपने दूसरे कस्टमर से बात कर रहा होता है तो कोई और बंदा होता है स्लेव से बातें कर रहा होता है। एलन ये भी बोलता है कि तुमने हमें बताया था कि इसने थीफ बनाना चुराया था। एंड किसी भी नॉर्मल बंदे को थीफ बनाना के अंदर कोई इंटरेस्ट नहीं होगा। एंड हो सकता है कि इसके स्लेव बनने से पहले ही इसके बैंडिट के साथ कोई रिश्ते नाते हों। ऑल्सो एलन ये भी बोलता है कि अब वो स्लेव को बेच चुका है, इसलिए उस चीज से उसका कोई भी लेना देना नहीं है। मीचो बोलता है कि भैया यार तुम तो बिल्कुल भी परेशान नहीं लग रहे इस बात से। एलन बोलता है कि देख वीर तुझे चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मेरे पास बहुत ज्यादा बड़े अमाउंट में बैटल सोल्जर्स भी हैं, आई मीन स्लेव्स। एंड अब एलन की ये सारी बातें सुन के मीचो को लगता है कि एलन को सच में कोई परवाह नहीं है, इसलिए मीचो रॉक्साने से बोलता है कि चलो यहाँ से, अब हमारा यहाँ पे कोई काम नहीं है। तभी रॉक्साने होती है वो मीचो से बोलने लगती है कि जब तक मैं यहाँ पे थी सिर्फ एक ही औरत ने मेरी रक्षा की है, एंड अगर उसके साथ कुछ भी गलत होता है तो मुझे अच्छा नहीं लगेगा। एंड मीचो नोटिस करता है कि रॉक्साने को सच में उस औरत की काफी परवाह हो रही होती है, जिस वजह से वो वापस एलन के पास जाता है और वो बोलता है कि तुम ऐसा करो, मुझे अपने बॉडीगार्ड के रूप में हायर कर लो। मीचो नहीं चाहता कि जिस स्लेव को हमारे मीचो ने बेचा उसकी वजह से कोई भी दिक्कत आए। एंड ऊपर से ये सारा काम वो रॉक्साने के लिए कर रहा होता है। एलन बोलता है कि चल ठीक है, मैं तुझे 1000 नार्स दूंगा एंड वो इंटेलिजेंस कार्ड दूंगा जिन बैंडिट्स को तू हराएगा। जिसके बाद मीचो और उन सभी को होता है वो एलन बाहर छोड़ के आने लगता है। एंड मीचो बोलता है कि अब मैं रात को आता हूँ। जिसके बाद जब वो लोग आगे बढ़ रहे होते तो रॉक्साने होती है वो हमारे लौंडे से माफी मांगती है। वो कहती है कि मुझे एलन को ये नहीं बताना चाहिए था कि वो बंदा एक बैंडिट है, मुझे सिर्फ उस औरत की परवाह हुई जिस वजह से मैंने अपना मुंह खोल दिया। एंड वो प्रॉमिस करते है कि आइंदा से वो अपने मुंह पे थोड़ा कंट्रोल रखेगी। जिसके बाद हम देखते हैं कि मीचो होता है वो फाइट के लिए पूरी तरीके से तैयार हो जाता है और रॉक्साने भी होती है वो लगी पड़ी होती है। रॉक्साने बोलती है कि वो भी उसके साथ जाएगी, तो मीचो बोलता है कि अच्छा ठीक है चलो, बट थोड़ी दूरी बना के रखना। अब मीचो होता है वो एलन के ट्रेडिंग हाउस में पीछे के दरवाजे से घुस जाता है और एलन होता है वो दरवाजा खोलता है, जहाँ पे एलन के पास काफी सारे बैटल स्लेव्स भी होते हैं। एंड अब सारी सिक्योरिटी के अंदर एलन होता है वो मोमबत्ती बुझा देता है। वो लोग होते हैं वो अंधेरे में बैठे होते हैं। तभी रॉक्साने होती है वो मीचो को बताती है कि अभी अभी दरवाजा खोलने की एक आवाज आई है। जिसके बाद सारे कॉम्बैट स्लेव्स होते हैं वो तैयार हो जाते हैं और एलन होता है वो बताता है कि जो स्लेव्स फाइट नहीं कर सकते और जो कॉम्बैट में अच्छे नहीं है उन्हें 2nd फ्लोर के अंदर होता है वो इकट्ठा करके रखा गया है। एंड अब वो मीचो से बोलता है कि जाके उन्हें प्रोटेक्ट करे, तो मीचो बोलता है कि मैं एक्चुअली इसीलिए यहाँ पे हूँ। जिसके बाद एलन अपनी तलवार निकालता है और रॉक्साने और हमारे मीचो होते हैं वो 2nd फ्लोर पे जाने लगते हैं, जहाँ पे अचानक से रॉक्साने को किसी के आने की आहट सुनाई देती है। हमें पता चलता है ये वही बैंडिट होता है जो कि थोड़ी देर पहले यहाँ पे नजरें गड़ाए बैठा होता है। मीचो को लग रहा होता है कि इस बैंडिट के अंदर थोड़ी तो
जान होगी वो उससे लड़ेगा, बट वो तो उससे भाग ही रहा होता है, जिस वजह से उसे लग रहा होता है कि अब तो ये मामला आसानी से निपट जाएगा। अब वो बंदा एक कमरे के अंदर जाके छुप जाता है और मीचो को लगता है कि अब तो वीरे गया तू। जिसके बाद वो रॉक्साने को दूर हटके रहने के लिए कहता है और उसके बाद वो कमरे के अंदर घुस जाता है। यहाँ पे हमारे मीचो के पास वैसे तो काफी सारी स्किल होती है, बट वो इसका इस्तेमाल अभी नहीं कर सकता है क्योंकि उसकी एमपी होती है वो काफी ज्यादा लो हो गई है। बट उसके पास एक तरीका होता है कि जिससे शायद वो कुछ काम कर सके। अब वो सोच रहा होता है कि वो अपनी एचपी को एमपी में कन्वर्ट करे और एक फाइनल अटैक करे। अब मीचो सोच रहा होता है कि आखिरकार क्या करे, वो स्पेल का इस्तेमाल करे या ना करे, बट अब उसके पास दूसरा कोई ऑप्शन नहीं होता है। वो दरवाजे में हल्की सी लात मारता है और वो सीधा अंदर घुस जाता है। मीचो सबसे पहले नोटिस करता है कि सामने वाले बंदे का लेवल है वो 3 है। मीचो को ये तो पता होता है कि उसके स्टेटस काफी ज्यादा है एंड वह हो ना हो यहाँ बैंडिट से जीत ही जाएगा, जिस वजह से वो सीधा उस बैंडिट के ऊपर हमला करने के लिए अंदर कूद पड़ता है। मीचो अपना अटैक तो कर देता है, बट वो अटैक इतना ज्यादा पावरफुल होता है, इतना माना कंज्यूमिंग होता है, वो अचानक से ही मीचो को नीचे गिरा देता है। मीचो के मन में आ रहा होता है कि आखिरकार उसने इतनी ज्यादा एनर्जी क्यों वेस्ट की। तभी वहाँ पे रॉक्साने आ जाती है और वो बोलती है कि क्या तुम ठीक हो। मीचो कुछ बोले और उसने उससे पहले ही अचानक से वहाँ पे किसी और के आने की आहट होती है। मीचो खड़ा होने लगता है और हमें पता चलता है कि वो और कोई नहीं बल्कि एलन ही होता है। वो पूछ रहा होता है कि वीरे ठीक तो है, कोई दिक्कत तो नहीं है तेरे? अब एलन होता है वो सामने कमरे की दशा देखता है, वो थोड़ा हैरानी में होता है कि आखिरकार हुआ क्या। मीचो उसे सारी सिचुएशन अच्छे से समझा रहा होता है, बट एलन को घंटा को समझ नहीं आ रहा होता है एंड वो सारी चीजें अच्छे से ऑब्जर्व करना शुरू कर देता है। मीचो को लग रहा होता है कि अगर उसने सारी चीजें अच्छे से ऑब्जर्व की तो शायद उसे मेरा सच पता चल जाए। तब एलन बोलता है क्या तुम्हारे पास कोई बॉम्ब था क्या जो यहाँ पे फोड़ दिया? यहाँ पे मीचो समझ जाता है कि एलन इतना होशियार तो नहीं कि वो उसे पकड़ सके। अब मीचो होता है उस बैंडिट के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन होता है, वो देने लगता है कि आखिरकार उस बंदे के पास क्या था, क्यों था। कांड बुद्धि एलन को अभी भी कुछ समझ नहीं आ रहा होता है, जिस वजह से अब मीचो होता है वो खड़ा होने लगता है और साथ में पिल्स खाने लगता है अपनी पावर को गेन करने के लिए। अब एलन होता है वो सबसे पहले मीचो का शुक्रिया अदा करता है और उसको सारे रिवॉर्ड्स देने लगता है कि वीरे तू यार रख ले यार। जिसके बाद अब वो दोनों ही होते हैं वहां से निकलने लगते हैं। मीचो घर जाते जाते सोच रहा होता है कि सबसे पहले उसे लेब्रिंथ के अंदर जाना चाहिए क्योंकि उसे माना की काफी ज्यादा जरूरत है। जिसके बाद वो एक पोर्टल खोलते हैं और सीधा यहाँ पे लेब्रिंथ के अंदर लैंड कर जाते हैं। मीचो होता है वो वहीं पे जाके गिरने लगता है। मीचो को पता होता है कि जो फाइनल अटैक उसने किया था उसने उसकी पूरी पावर झोंक ली है। मीचो को जल्द से जल्द अपनी पावर को गेन करना होगा। तभी रॉक्साने बोलती कि क्या तुम ठीक हो? तभी हमारा मीचो खड़ा होता है और वो बोलता है कि अब सिर्फ देखो। जिसके बाद वो एक ट्री मॉन्स्टर को होता है वो कट कर देता है, जिसे हमारे लौंडे को होती है वो माना पावर तो रिकवर हो जाती है। मीचो को लगता है कि जो भी वो लेब्रिंथ पे आना है उसके लिए फायदेमंद ही साबित रहा। एंड अब ये सब करने के बाद हमारे लौंडे को एक न्यू टाइटल मिला होता है जो कि मेज का होता है। अब यहाँ पे मीचो होता है वो किसी भी तरीके के लेवल 1 के स्पेल को यूज कर सकता है, चाहे वो फायर हो, वाटर हो या विंड हो। मीचो थोड़ा सोचता है और उसके बाद रॉक्साने से पूछता है कि आखिरकार मेजेस कौन से मैजिक यूज कर सकते हैं। तो रॉक्साने बताती है कि एक मेज होता है वो पर्टिकुलरली एक टारगेट को हिट करने के लिए या फिर उसे हराने के लिए अपने मैजिक को यूज कर सकता है। टाइप ऑफ किसी भी तरीके की दीवार खड़ी कर देना या फिर आग के छोटे गोले फेंकना। मीचो होता है वो सारी पॉसिबिलिटी सोच लेता है और वो बोलता है कि चलो ट्राई करके देखते हैं। जिसके बाद वो यहाँ पे फायरबॉल अटैक इस्तेमाल करने लगता है। अब पहले 1-2 अटैक के बाद वो ये पता कर चुका होता है कि आखिरकार पावर को अच्छे से यूज कैसे करना है। जिसके बाद वो ट्रायल के लिए एक स्पेशल अटैक होता है वो यूज करता है, जो कि पर्टिकुलरली निशाने लगाने के लिए उसने यूज की होती है। रॉक्साने पूछते है कि पर तुम तो एक एक्सप्लोरर हो, आखिरकार तुम मैजिक कैसे यूज कर पा रहे हो? वेल मीचो उसे ये बात तो नहीं बता सकता, इसलिए वो बोलता है कि ये तो अंदर की बात है, बाद में बताऊंगा। वो कुछ करें और सोचो उससे पहले ही वहाँ पे एक और मॉन्स्टर होता है उनके सामने आ खड़ा होता है। तो सबसे पहले मीचो उसे ही अपना टेस्ट सब्जेक्ट बनाता है और उसके ऊपर अपने फायर मैजिक का इस्तेमाल करता है, बट फिर भी वो मॉन्स्टर होता है वो चल रहा होता है, जिस वजह से वो अपने मैजिक की पावर को थोड़ा और बढ़ाता है एंड उसके बाद अपनी तलवार का इस्तेमाल करके उस मॉन्स्टर को हरा देता है। मॉन्स्टर खत्म हो जाता है, अपनी एक ब्रांच छोड़ जाता है और उसके बाद निपट जाता है। अब मीचो को नई ताकत मिली होती है जिसका वो अच्छे से इस्तेमाल कर रहा होता है, जैसे फायरवॉल बना के उनकी प्रैक्टिस कर रहा होता है, उसमें परफेक्ट बनने की कोशिश कर रहा होता है। मीचो पूरी कोशिश करता है कि वो एक ऐसी स्पेल सीखे जिससे वो एक साथ में काफी सारे अटैक कर सके। वो काफी सारी कोशिश करता है कि एक नहीं तो एक दिन हो ही जाएगा, बट ज्यादा कुछ नहीं होता, उसकी एनर्जी पूरी तरीके से ड्रेन हो जाती है एंड वो सोचता भी है कि अब यहाँ पे कोई दूसरे हमारे दुश्मन नहीं है, मॉन्स्टर नहीं है, तो हमारा यहाँ पे रुके कोई मतलब नहीं है, जिस वजह से अब वो सेकंड फ्लोर पे जाने लगते हैं एंड सेकंड फ्लोर पे पहुंचते ही उन्हें 2 मॉन्स्टर अपनी ओर आते हुए दिखते हैं और मीचो बोलता है कि अब तो तू गया वीरे। जिसके बाद मीचो होता है वो अपने फायर अटैक का इस्तेमाल करके वहाँ पे आग का तूफान लाना शुरू कर देता है। जिसके बाद ये मॉन्स्टर होते हैं वो वहीं पे चकनाचूर होने लगते हैं एंड मीचो डिसाइड करता है कि अब से वो अपनी कॉम्बैट पावर और मैजिक पावर पे ज्यादा रिलाई करेगा, क्योंकि देखो भैया अगर लड़ाई में हार ही गए तो क्या मतलब लड़ाई का। अब मीचो अपनी प्रैक्टिस होता है वो जारी रख रहा होता है। इसी दौरान हमारा मीचो होता है वो एक मॉन्स्टर कैटरपिलर को होता है वो हरा रहा होता है और उसके खत्म होते ही उसे उसका रिवॉर्ड भी मिल जाता है, बट यहाँ पे उसकी मैजिक की पावर होती है वो बढ़ नहीं रही होती है। तभी रॉक्साने होती है वो मीचो को बताने लगती है कि ज्यादातर मेजिस होते हैं वो अपने पास स्टेव्स रखते हैं। मीचो बोलता है कि अरे ये बात तो मुझे याद ही नहीं रही थी। तभी उसे ये भी याद आता है कि मार्केट होता है वो 4 दिन बाद खुलेगा, जिस वजह से अब सोच रहा होता है कि क्या करें। अब वो कुछ दिन आराम करने की सोच रहा होता है। तभी रॉक्साने बोलती है कि तुम्हें कोरेटार के अंदर जाना चाहिए, जहाँ पे तुम जाके आराम से जो चीज चाहिए तुम खरीद सकते हो एंड ऊपर से कोरेटार के अंदर ही है वो सबसे बड़ी लेब्रिंथ है इस देश की एंड वहाँ पे काफी सारी शॉप्स होती हैं जो एडवेंचरर को सर्व करती हैं।
तो अब हमारा मीचो डिसाइड करता है कि जो भी हो वहाँ पे जाके तो अब देखना ही पड़ेगा। एंड ये सब डिसाइड करने के बाद वो लोग होते हैं वो सेकंड फ्लोर के बॉस के पास आ जाते हैं, जो कि एक जायंट कैटरपिलर होता है जो कि अभी अपने मैजिक का इस्तेमाल करने वाला होता है। एंड वो सर्कल तैयार करके बैठा होता है। तभी मीचो भी होता है वो अपने फायर अटैक का इस्तेमाल करके उस कैटरपिलर को होता है वो चारों तरफ से जलाना शुरू कर देता है। बट वो उसे लगे उससे पहले ही यहाँ पे मीचो के ऊपर वो एक अटैक कर देता है, बट उसकी फायर वॉल होती है उसे रोक लेती है। तभी रॉक्साने एक हल्का सा अटैक करती है और पीछे की तरफ वापस आती है और वो दोनों अपनी कंबाइंड अटैक से उस मॉन्स्टर को हरा देते हैं, जिसके बाद वो अपनी विनिंग लेके वहाँ से जाने लगते हैं। एंड जब वो लोग खुशियां मना ही रहे होते हैं तभी रॉक्साने को लगता है कि यहाँ पे उनके अलावा कोई और भी मौजूद है। एंड तो मीचो को लगने लगता है ये तो काफी ज्यादा सही बात है अगर कोई और है तो। तभी अचानक से हम सामने की ओर देखते हैं कि छोटा सा गॉब्लिन होता है वो उन लोगों की ओर बढ़ रहा होता है, जिसके बाद मीचो होता है वो अपने फायर मैजिक का इस्तेमाल करके यहाँ पे उस गोलम के ऊपर यानी गॉब्लिन के ऊपर होता है वो अटैक कर देता है। एंड वो गोलम इतना ज्यादा कमजोर होता है कि वो कुछ ही पलों में वहाँ से गायब हो जाता है। मीचो को लग रहा होता है कि अब वो लेवल 3 पे है तो उसके मॉन्स्टर भी काफी ज्यादा पावरफुल होंगे, बट ऐसा नहीं हो रहा होता है। वहाँ पे उसे एक जैम मिलता है जो कि टोटली वर्थलेस होता है, मतलब इतना कीमती नहीं होता है। अब इसके बाद मीचो होता है वो दुगनी रफ्तार से आगे बढ़ने लगता है और अपने सामने आने वाले सारे गोलम्स को होता है वो हरा रहा होता है। जिसके बाद अब हमारे मीचो का पूरा टास्क होता है दिन का कंप्लीट हो चुका होता है, वो पूरी तरीके से उसका बैग वैग फुल होता है सामान से। जिसके बाद अब वो लोग होते हैं वो आगे बढ़ने लगते हैं। तभी रॉक्साने होती है वो मीचो से पूछ रही होती है कि आखिरकार अब उसका लेवल क्या है। तो मीचो बताता है कि वो करंटली लेवल 20 के एक्सप्लोरर बन चुका है। रॉक्साने पूरी तरीके से हैरान हो चुकी होती है, बट उसे पता होता है कि मीचो उसके सवाल का जवाब बिल्कुल नहीं देगा। इसके बाद वो लोग होते हैं वो गिल्ड के अंदर जाते हैं और सारा सामान वहाँ पे सबमिट कर देते हैं और उन्हें उसके पैसा भी होता है वो मिल जाता है। एंड जब वो लोग वहाँ पे खड़े ही होते हैं तभी एक महिला होती है वो जोर जोर से बोलने लगती है कि देवी और सज्जनों हम जाने वाले हैं इंपीरियल सिटी, जिसको भी आना हो वो हमारे साथ आ सकते हैं पैसे भर के। मीचो को समझ नहीं आ रहा होता है कि आखिरकार क्या हो रहा है। तो रॉक्साने बताती है कि असल में ये लड़की होती है वो दूर कहीं विजिट पे जा रही है एंड वो अपने साथ काफी सारे मेंबर्स को चाहती है जी उसके साथ जाएं। इन शॉर्ट वो उन्हें वहाँ पे घुमाने के जरिए अपने पैसे कमा सकती है। मीचो को तो ये याद ही होता है कि उसे कोरिटार जाना है, उसे इंपीरियल सिटी के अंदर कोई काम नहीं होता, जिस वजह से वो वहाँ से निकलने लगता है। तभी रॉक्साने बोलते हैं कि उन दोनों सिटी में आपस में बहुत ज्यादा कम दूरी है, अगर तुम चाहो तो वहाँ पे जा सकते हो। मीचो बोलता है कि अगर ऐसी बात है तो हमें वहाँ पे जरूर जाना चाहिए। तभी रॉक्साने बोलते हैं कि वो यहाँ पे वेट करेगी और वो वहाँ पे अकेले जाके आए, मतलब उसको टेलीपोर्ट मैजिक यूज करना आता है, बट जब तक वो दूसरी साइड को देख नहीं लेता वो वहाँ पे जा नहीं सकता। जिस वजह से पैसे बचाने के लिए रॉक्साने ये कह रही होती है, मतलब पहले मीचो वहाँ पे चला जाए उसके बाद रॉक्साने को ले जाए। जिसके बाद मीचो होता है उस लड़की के पास जाता है और वो बोलता है कि तुम्हारी ये छोटी सी ट्रिप मुझे भी करनी है। वेल इस ट्रिप के 2 पड़ाव होते हैं। सबसे पहले वो लड़की होती है वो गेट खोलती है, जिसके बाद हमारा मीचो और वो लड़की होती है वो चली जाती है इंपीरियल सिटी के अंदर। एंड वहाँ पे पहुंच के हमारा लौंडा नोटिस करता है कि यहाँ की एडवेंचर गिल्ड काफी ज्यादा बड़ी है। जिसके बाद मीचो बोलता है कि मुझे कोरोटा जाना है। जिसके बाद वो लड़की पोर्टल खोल के उसे वहाँ भी ले जाती है। बट इसके बाद मीचो होता है वो वापस आता है, पर वो काफी ज्यादा थक चुका होता है और वो सीधा रॉक्साने की बाहों में। मीचो बोलता है कि अब हम चाहे जब होते हैं वो कोरोटा जा सकते हैं। अब अगले दिन मीचो और रॉक्साने होती है वो कोरोटा की गलियों में होती हैं, वो घूम रहे होते हैं। मीचो होता है वो रास्ते पे चल रहा होता है, स्टॉल्स को देख रहा होता है, वो इसी में काफी ज्यादा खुश होता है। तभी रॉक्साने होती है वो यहाँ पे मीचो को बोलती है कि चलो मैं तुम्हें यहाँ के लेब्रिंथ तक ले चलती हूँ। जिसके बाद वो लोग होते हैं वो लेब्रिंथ के पास पहुंच जाते हैं, जहाँ पे गार्ड्स होते हैं वो यहाँ पे एंट्री फीस ले रहे होते हैं सभी से। मीचो आगे बढ़े उससे पहले रॉक्साने उसे रोक के बोलते हैं कि हम वहाँ पे टेलीपोर्ट करके भी जा सकते हैं। मीचो बोलता है कि अब की ना तूने असली बचत वाली बात, एंड वो उसकी तारीफ करता है। और उसके बाद वो लोग एक जगह के अंदर जाते हैं। इस पर्टिकुलरली जगह पे यहाँ पे घर जरूरियात चीजें मिलती हैं। तभी सामने से वो महिला आती है और वो बोलती है उन लोगों से आखिरकार तुम्हें क्या चाहिए, तुम्हें कोई सामान चाहिए या रहने के लिए कोई जगह चाहिए। पर मीचो बोलता है क्या आप लोग यहाँ पे हथियार बेचते हैं? तो वो सामने खड़ी हुई औरत बोलती है कि नहीं बेटे हम हथियार तो नहीं बेचते हैं। जिसके बाद वो मीचो को होती है वो वेपन शॉप के बारे में भी बता देती है। मीचो होता है वो जाते जाते रॉक्साने से बोल रहा होता है ये जगह मुझे शॉप कम बल्कि होटल ज्यादा लग रही है। तो रॉक्साने बोलती है कि वो आज से पहले कभी कोरिटा नहीं आई, इस वजह से उसे भी कोई आइडिया नहीं है। एंड यहाँ पे जो भी अपार्टमेंट या घर तुम होते हो वो रेंट करते हो वो उसके एरिया के अकॉर्डिंग उसका भाव होता है। मीचो सोच रहा होता है वो काफी टाइम से पीजी तरीके की चीजें में रह रहा है, जहाँ पे उसका डेली कुछ ना कुछ पैसा जा रहा है। अब वो सोच रहा होता है कि ऐसा करते हैं कि हम यहाँ पे एक रेंट कर लेते हैं घर। रॉक्साने बोलते हैं कि हाँ ये कोई टफ जॉब नहीं है, बट अगर एरिया में रहने के लिए जगह है तो तुम रह सकते हो। वो ये भी बताते हैं कि मीचो को तो मैजिक भी आता है, जिस वजह से वो उसका गलत इस्तेमाल करके कुछ भी कर सकता है। पर मीचो को मानना होता है कि उसे अपनी ताकतें लोगों से छुपा के रखनी है। वो एक नॉर्मल एडवेंचरर बन के यहाँ पे घूमना चाहता है, रहना चाहता है, एंजॉय करना चाह रहा है। जिसके बाद मीचो होता है वो वेपन शॉप के अंदर पहुंच जाता है, जहाँ पे उसके सामने काफी सारे हथियार होते हैं, स्टेप्स होते हैं और काफी चीजें होती हैं। एंड वो उसे एनालाइज कर रहा होता है कि आखिरकार कौन सी चीज उसके लिए अच्छी है। पर यहाँ पे चीजें इतनी ज्यादा महंगी होती हैं कि हमारा लौंडा पीछे से हाथ खड़े कर रहा होता है। तभी वो सोच रहा होता है उसे सोच समझ के चीजें लेनी होंगी। एंड रॉक्साने भी बोलती है कि जो भी स्टेप्स या जो भी तुम लेते हो उसे सोच समझ के ही लेना। अब हमारे लौंडे को ये पता चलता है कि जो जादू की छड़ी यानी स्टेप्स होती हैं वो स्टील की बनती हैं, कॉपर की बनती हैं और एक और मेटल की बनती हैं। मीचो होता है वो यहाँ पे एक लकड़ी की स्टिक लेने की सोच रहा होता है कि जो कि काफी ज्यादा अफोर्डेबल होगी। अब खरीदारी करने के बाद वो लोग आगे बढ़ रहे होते हैं। तभी उनकी नजर होती है वो एक शानदार सी जगह पे जाती है, काफी शांत
शांत और रहने के लिए एक अच्छी सी जगह होती है वो। अब उनका इरादा बन चुका होता है कुछ करने का, जिस वजह से वो सबसे पहले यहाँ पे चले जाते हैं उस महिला यानी शॉपकीपर के पास और उससे पूछते हैं कि क्या हम यहाँ पे कोई भी घर ले सकते हैं। वो औरत बोलती है कि हाँ बेटे तुम ले सकते हो, बट एक कंडीशन है कि सबसे पहले तुम्हें अपना इंटेलिजेंस कार्ड चेक करवाना पड़ेगा। वो महिला मीचो से पूछती है कि क्या तुम एक्सप्लोरर हो और तुम्हारी घर के लिए क्या रिक्वायरमेंट है। मीचो बोलता है कि मुझे सब के बारे में कोई नहीं पता, बट तुम मुझे बता दो कि कौन से अवेलेबल हैं। तो ये जो महिला होती है वो पूछती है कि क्या तुम दोनों अकेले यहाँ पे रहने वाले हो। तो मीचो बोलता है कि हाँ फिलहाल के लिए तो हाँ, और फ्यूचर का कुछ कह नहीं सकते। और महिला भी होती है वो अपने टाइम की खिलाड़ी होती है, वो काफी मजे ले लेती है उससे। मीचो पूछता है क्या आपको पता है कि रोक्साना मेरी स्लेव है। तो महिला बोलती है सबसे मुझे कोई मतलब नहीं है कौन तुम्हारी स्लेव है या नहीं। जिसके बाद वो मीचो से फिर से उसकी प्रेफरेंस पूछती है, तो हमारा लौंडा फिर से कोई जवाब नहीं देता है। अब ये महिला होती है वो हमारे लौंडे को बताने लगती है कि यहाँ पे कुछ घर हैं लेब्रिंथ के काफी ज्यादा पास में, चाहे तो वो उन्हें ले सकता है। मीचो बोलता है वो किसी को भी डिस्टर्ब नहीं करना चाहता, जिस वजह से वो किसी सुनसान एरिया में रहना चाहता है। तो उस महिला को हमारे लौंडे का टेस्ट समझ आ जाता है, जिस हिसाब से वो उसे घर के बारे में बताने लगती है। वो पर्टिकुलरली घर होता है वो शील्डिंग सीमेंट से बना होता है। रोक्साना समझाती है कि सीमेंट से जो भी घर बना होता है वहाँ पे तुम टेलीपोर्ट नहीं कर सकते हो। मीचो समझ जाता है कि अगर ऐसा हुआ तो वो अपनी मर्जी के हिसाब से टेलीपोर्ट नहीं हो पाएगा। तब ये महिला ये भी बोलती है कि वो अपने घर के पास चाहे तो घेरा भी बना सकता है फॉर सिक्योरिटी रीजंस। जिसके बाद वो ये भी कह जाती है कि गार्डन का जो भी इस्तेमाल करना है वो अपनी मर्जी के हिसाब से कर सकते हैं। मीचो बोलता है कि तुम यार काफी ज्यादा सलाह नहीं दे रही हो मैं। तो मर्चेंट ये बोल के वहाँ से जाने लगती है, भाई जो भी हो तुम्हारी रिक्वायरमेंट के हिसाब से तुम्हें घर मिल चुका है। अब यहाँ पे रोक्साना सोच रही होती है कि अब अकेले बैठ के क्या करना है, खेती करेंगे यहाँ पे। इसलिए वो शॉपकीपर से बोलती है कि देखो यार हमारे लिए कुछ बीजों का इंतजाम कर दो। तो शॉपकीपर बोलती है कि चिंता मत करो, फावड़ा भी लेके आती हूँ। हमारा मीचो सोच रहा होता है कि वैसे भी कंगाली चाहिए हुई है तो जेब खाली करने पे तुली हुई है। साथ में वो ये भी बताते हैं कि इस घर में वो लोग अपनी मर्जी के हिसाब से एडजस्टमेंट कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे जो पुराना मालिक था उसने भी काफी ज्यादा की है। लाइक यहाँ के पुराने ओनर ने यहाँ पे एक टॉयलेट बनाया होता है एंड धीरे धीरे करके वो बाकी सारी चीजें देखना भी होता है वो शुरू कर देता है। जिसके बाद रोक्साना होती है वो उस मर्चेंट के साथ में बातें कर रही होती है कि किचन का क्या सीन है। तभी मीचो होता है वो यहाँ से चला जाता है सेकंड फ्लोर चेक करने के लिए। वो जब सीढ़ियों से चढ़ रहा होता है एक जगह पे जाके रुकता है, वो देखता है कि ये सिनेरियो तो बढ़िया है। मीचो होता है वो सेकंड फ्लोर से टेलीपोर्ट कर पा रहा होता है, जिस बात से वो थोड़ा खुश हो जाता है। जिसके बाद मीचो होता है वो नीचे उतर रहा होता है। जो मर्चेंट होती है वो पूछती है कि आखिरकार तुम्हें घर कैसा लगा। मीचो बोलता है कि ऑल इज डन। तो मर्चेंट होती है इस घर का प्राइस बताती है 45,000 एंड ये काफी ज्यादा अफोर्डेबल था मीचो के लिए और वो सोचता है कि चलो ले ही लेते हैं। जिसके बाद मीचो होता है वो सबसे पहले यहाँ की सिक्योरिटी के पास जाता है और अपने इंटेलिजेंस कार्ड का इस्तेमाल करके रेंट का एग्रीमेंट बना लेता है। रोक्साना काफी खुश होती है क्योंकि फाइनली उन्हें थोड़ा डिस्काउंट मिला होता है और मीचो बोलता है कि जेब खाली करने के बाद डिस्काउंट की बात करती है। मीचो रोक्साना को बोलता है कि हम अगले दिन जाके रहने के लिए काफी सारी चीजें ले आएंगे। लाइक घर होता है वो पूरी तरीके से अच्छा दिखना चाहिए, उसके अंदर फर्नीचर सब होना चाहिए। जिसके बाद मीचो होता है वो अपने नए घर के अंदर ट्रांसफर हो जाता है एंड रोक्साना हैरान हो रही होती है कि ये घर तो शील्डिंग सीमेंट से बना है, तो आखिरकार इसके अंदर ये मैजिक हो कैसे पा रहा है। अब इसके बाद हमारा लौंडा होता है वो लेब्रिंथ के अंदर होता है, वो जा रहा होता है और उसके हाथ में वही स्टिक होती है जिससे अब वो मैजिक करने वाला होता है। थोड़ी दूर जाते ही उन्हें छोटा सा कीड़ा मिलता है जिसके ऊपर हमारा लौंडा अपने मैजिक का इस्तेमाल करता है। हाँ उसका अटैक काफी पावरफुल होता है बट उस बग को कुछ भी नहीं होता है, तो मीचो उसके ऊपर मल्टीपल अटैक करना शुरू कर देता है। जिसके बाद वो फाइनली वो कीड़ा होता है वो अपनी अंतिम सांसें लेके वहां से गायब हो जाता है। अब दिन होता है वो खत्म होने लगता है और मीचो अपने बिस्तर पे बैठा होता है और सोच रहा होता है कि अब क्या करें। जाहिर सी बात है तुम्हें और मुझे तो पता ही है। वो घर होता है उसे काफी ज्यादा पसंद आ रहा होता है और हम देखते हैं कि रोक्साना अभी उसके साइड में बैठी होती है एंड डे 1 से अभी तक उसके अंदर काफी इंप्रूवमेंट आई होती है, वो काफी बदल गई होती है। जिसके बाद वो रोक्साना को बोलता है कि जरा लेटिएगा। जिसके बाद तो मीचो एक ही गाना गाता है कि सारी सारी रात सोए ना हम। अब अगले दिन होते हैं वो अपने घर से निकलने वाले होते हैं लेब्रिंथ के लिए, जहाँ पे रोक्साना घर की तारीफ कर रही होती है, मीचो की तारीफ कर रही होती है और मीचो होता है वो चने के झाड़ पे चढ़ रहा होता है। जिसके बाद अब वो उसके कान से खेल रहा होता है। अब हम देखते हैं कि मीचो और रोक्साना ने मिलकर यहाँ पे पानी की सुविधा पूरी कर रखी होती है। अब मीचो होता है वो फाइनली कोरेटा के लेब्रिंथ के अंदर जाने वाला होता है और बाहर काफी ज्यादा भीड़ लगी होती है अंदर जाने के लिए। वो धीरे धीरे करके आगे बढ़ रहा होता है और वो फाइनली गेट के पास पहुंच जाता है। जिसके बाद वो गार्ड को पैसे देता है और वो अंदर जाने लगता है। अंदर की ओर वो देखता है कि वहाँ पे काफी ज्यादा भीड़ होती है, जिसकी वजह से अब वो जाता है सबसे पहले और रोक्साना को लेने पहुंच जाता है। वो बताता है कि अब उसने वहाँ पे भी अपना पोर्टल फिक्स कर दिया, वो वहाँ पे भी आराम से जा सकते हैं। जिसके बाद रोक्साना बोलती है कि वीरे यार तू तो कमाल का है। जिसके बाद मीचो होता है वो अपने भावनाओं पे कंट्रोल नहीं रख पा रहा होता है, कतई छेड़े जा रहा होता है। मजे हो रहे हैं भाई मजे। तभी अचानक से उनके घर पे होता है वो कोई दस्तक मारता है और वो लोग होते हैं बाहर जाते हैं। तो हमें पता चलता है कि मीचो ने यहाँ पे कुछ सामान मंगाया होता है, उसी की डिलीवरी होती है। सामान डिलीवरी के बाद वो बंदा तो चला जाता है बट अब मीचो की बारी होती है एंड अब वो लोग होते हैं वो पूरा पूरा दिन मेहनत करके अपने फर्नीचर को होते हैं वो फाइनली फिक्स कर लेते हैं अपनी अपनी जगह पे। अब मीचो को लग रहा होता है कि यार थकावट तो हो ही गई है तो थोड़ा और थक जाते हैं।
तो वो रॉक्साने को अपनी ओर खींच लेता है एंड फिर से सारी रात सोए न हम। जिसके बाद अगली मॉर्निंग में मीचो अपनी आंखें खोलता है तो वो नोटिस करता है कि रॉक्साने उसके ऊपर चढ़ी बैठी है एंड मीचो को इससे कोई गिल्ट नहीं होता, उसे काफी खुशी हो रही होती है। जिसके बाद वो लोग होते हैं वो कपड़े लत्ते पहन के पहुंच जाते हैं लेब्रिंथ के अंदर। सब लोग होते हैं वो फर्स्ट फ्लोर के गेट के बाहर खड़े होते हैं, बट हमारा लौंडा होता है वो सीधे अंदर घुसने का प्रयास करता है। वहाँ पे एक छोटा सा गोलम होता है एंड कहते गोलम है बॉडी फ्लेक्स कर रहा होता है कि देख भी घोड़े मेरे पास सिर से ज्यादा बॉडी है। तभी रॉक्साने होती है उसके ऊपर एक हल्का सा अटैक कर देती है। तब उस गॉब्लिन को थोड़ा गुस्सा आता है, वो उसके ऊपर अटैक करने के लिए बढ़ता है, बट वो तो स्लो मोशन में जी रहा होता है। तो रॉक्साने उसे इजीली डॉच हो रही होती है एंड मीचो बोलता है कि इससे डरेगा कौन पहली बात, एंड वो उसे प्यार से केले की तरह काट देता है। अब वो लोग होते हैं वैसा करते करते सेकंड फ्लोर तक आ जाते हैं, जहाँ पे रॉक्साने होती है वो हमारे लौंडे को सलाह देती है कि अब वो चाहे तो यहाँ पे अपने मैजिक का इस्तेमाल कर सकता है क्योंकि लाइक इजी हो जाएगा और तो क्या। बट मीचो होता है वो बोलता है कि बस आगे जाना नहीं है, अभी हम ऐसा ही करते घर पे लौटते हैं। जिसके बाद मीचो होता है वो अपने घर पे पहुंच जाता है, जहाँ पे रॉक्साने जाते ही उसे सलाह देती है कि वो काफी थक गया होगा तो उसे थोड़ा आराम करना चाहिए। मीचो बोलता है कि नहीं मुझे ऐसी कोई थकावट तो नहीं हुई है, वैसे तुम्हें क्या करना है। तो रॉक्साने बोलती है कि असल में वो गार्डन में जाके बीज बोएगी। तो मीचो बोलता है कि ऐसा करो मैं भी तुम्हारे साथ चलता हूँ, तुम्हारी हेल्प हो जाएगी, मेरा भी टाइम पास हो जाएगा। जिसके बाद सबसे पहले तो वो मर्चेंट के पास जाते हैं अपने सीड लेने। वहीं दूसरी ओर मीचो होता है वो फावड़े देखने लगता है कि कौन सा सही रहेगा। अब वो लोग आपस में बातें कर ही रहे होते हैं, तभी वो महिला वहाँ पे आ जाती है अपने साथ में बीजे लेके बीज एंड अब वो सारी चीजें होती है वो रॉक्साने को समझाने भी लगती है। जिसके बाद हमारा लौंडा होता है एक फावड़ा भी ले लेता है। जिसके बाद अब वो लोग अपनी गार्डनिंग करना शुरू कर देते हैं, जहाँ पे जाते ही मीचो बताता है कि हम लोग होते हैं एक बड़े एरिया को होते हैं वो खोद देते हैं और उसके अंदर हम बीजे होते हैं वो डाल देंगे एंड हम यहाँ पे थोड़ी बहुत फेंसिंग भी कर देंगे तो काम की रहेगी। जिसके बाद वो लोग होते हैं वो पूरी मेहनत मशक्कत से यहाँ पे गार्डनिंग करना शुरू कर देते हैं। अब काम करते करते पूरी शाम हो जाती है और हमारा लौंडा सोच रहा होता है कि काफी मेहनत हो गई यार अब तो, बट मेहनत का फल भी कीमती होता है। जिसके बाद मीचो होता है वो अपने कपड़े उतारता है क्योंकि रॉक्साने ने कहा होता है धोने के लिए चाहिए होते उसे। मीचो दे भी देता है। तभी रॉक्साने बोलती है कि उनके पास कपड़े धोने के लिए कोई भी टब नहीं है। तो हमारा लौंडा होता है वो सीधे सीधे पहुंच जाता है एक टब लेने के लिए। वो शॉपकीपर से टब मांगता है तो वो बंदा होता है उसे अपने अकॉर्डिंग एक टब दिखा रहा होता है। वो उसे यहाँ का सबसे बड़ा टब दिखाता है, बट मीचो को लगता है ये तो काफी ज्यादा छोटा है। मीचो बोलते है क्या यही आपका सबसे बड़ा है। शॉपकीपर बोलता है कि बेटा ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, हम तुम्हारी मर्जी के हिसाब से रिक्वायरमेंट और पैसे के हिसाब से बना देते हैं। मीचो उसे बताता है कि उसे एक ऐसा टब चाहिए जो कि उसको पूरा फिट कर दे। तो शॉपकीपर बोलता है कि तुम्हें उस टब की गहराई कितनी चाहिए ये तो बताओ। अब मीचो तो अपने ख्यालों में होता है कि मैं और रॉक्साने के अंदर। अब मीचो अपनी रिक्वायरमेंट होता है उस बंदे को पूरी बता चुका होता है, ये मुझे इस हिसाब से इतनी गहराई का इतनी लंबाई का चाहिए। तो अब हमारा मीचो से प्राइस भी पूछ लेता है कि अब प्राइस तो बताओ, वो तो मेन है। तो बंदा बोलता है देख भैया तेरी रिक्वायरमेंट के हिसाब से मैं तुझसे 2000 से कम तो नहीं लूंगा। जिसके बाद मीचो होता है वो फिर से लेब्रिंथ के अंदर चला जाता है एंड छोटे छोटे गोलम्स को मारना शुरू करता है क्योंकि अभी उसे बड़ा हाथ नहीं मार रहा होता है। बट मीचो ने जितने भी गोलम्स को हराया होता है उसके अंदर से जो क्रिस्टल मिला होता है उसे समझ ही नहीं आ रहा होता है आखिरकार वो है क्या। तो रॉक्साने होती है उसे सब विस्तार सब कुछ होती है वो समझाने लगती है। अब हमारा मीचो होता है वो भूखा होता है, जिस वजह से रात में वो लोग होते हैं वो डिनर करने के लिए बैठे होते हैं। अब हमारा लौंडा होता है वो रात को एक स्पेशल डिश होता है वो टेस्ट कर रहा होता है और उसे वो काफी ज्यादा ही अच्छा लगता है। तो रॉक्साने बोलते हैं कि आखिरकार इसके अंदर है क्या। तो हमारा लौंडा होता है उस चीज का नाम बताता है, बट हमारी लौंडिया को समझ ही नहीं आता है। उसके बाद रॉक्साने होती है वो खुद से टेस्ट करने लगती है, बट आई डोंट थिंक सो कि ये कुछ अजीब लग रहा है, बट ये बहुत ज्यादा अजीब लग रहा है। जैसे कि मीचो को लग रहा होता है कि ये चीज तो मैं रात में भी करूंगा। अब खाना पीना करने के बाद रॉक्साने होती है वो बोलते हैं कि अगले दिन हम पूरी मेहनत करेंगे और पैसा कमाएंगे। एंड मीचो ये भी सोच रहा होता है कि बहुत जल्दी उसका टब भी होता है वो उसके पास आ जाएगा और उसके बाद तो रोला और जलवा दोनों कटेंगे एक ही कप में। जिसके बाद मीचो और हमारे रॉक्साने होते हैं वो फाइनली लेब्रिंथ के सेकंड फ्लोर पे पहुंच जाते हैं, जहाँ पे आज उनका सामना होने वाला होता है एक जायंट शीप से। मीचो को भी डर नहीं लग रहा होता है, वहीं रॉक्साने होती है वो बिना डरे यहाँ पे उस शीप के ऊपर अटैक कर देती है, बट उसके ऊपर बिल्कुल भी प्रभाव नहीं पड़ रहा होता है कि क्या आएंगे पेंगे अटैक कर रहे हो मेरे ऊपर। जिसके बाद हमारा लौंडा होता है वो कमांड लेता है, जिसके बाद वो उसके ऊपर अटैक करने के लिए बढ़ता है। बट ये जो भेड़ होती है या जो भी कहें इसे, वो अपने मैजिक का इस्तेमाल करके हमारे लौंडे को कमजोर कर देती है। मीचो पूरी हैरानी के साथ सोच रहा होता है कि आखिरकार ये कैसे हो गया बे। अटैक तो देखो रॉक्साने के पास भी हुआ होता है, बट वो उसे थोड़ी झेल गई होती है। बट अब वो शिप उसके ऊपर फिर से अटैक करने जा रही होती है, तभी हमारा लौंडा होता है वो उसकी ओर बढ़ता है और उसे बचाने लगता है एंड वो शिप के ऊपर एक शानदार सा अटैक कर देता है। पर बीस्ट को अभी भी कोई है वो फर्क नहीं पड़ रहा होता है, वो सोच रहा होता है कि आज तो इसे ना छोड़ेंगे भैया। जिसके बाद हमारा मीचो होता है वो अटैक के दौरान ही यहाँ पे रॉक्साने को हील करने लगता है, वहीं दूसरी साइड वो फाइट करने के लिए आगे बढ़ रहा होता है। मीचो उसके ऊपर मल्टीपल अटैक कर रहा होता है, तभी रॉक्साने पूरी तरीके से हील हो चुकी होती है और वो हमारे लौंडे की हेल्प करना चाह रही होती है, जिस वजह से वो भी एक लंबी छलांग मारती है और उसकी मदद करने लगती है। एंड वो लोग होते हैं वो अपने कंबाइंड अटैक से होते हैं वो शिप को हरा देते हैं।
एंड जब मीचो होता है वो जमीन पे बैठा होता है तभी रॉक्साने वहाँ पे आती है एंड मीचो पूछता है रॉक्साने से आखिरकार क्या हुआ था। तो रॉक्साने बताती है कि ऐसा लगा कि तुम होते वो सो गए थे। तो मीचो को समझ में आता है कि उस शिप की स्किल से वो कहीं ना कहीं एक तरीके से सुन्न हो गया था एंड मीचो को लगता है कि इसमें पूरी तरीके से उसी की गलती, जिस वजह से सबसे पहले वो रॉक्साने से माफी मांगता है। मीचो बोलता है कि चाहे जो भी हो जाए वो उसे खो नहीं सकता एंड इसके बाद वो बोलता है कि आज के लिए इतना बहुत हो गया, अब हमें घर पे चलना चाहिए। पर रॉक्साने को समझ नहीं आ रहा होता है कि आखिरकार मीचो ये क्या बोल गया और इसके बाद वो आज का दिन यहीं पे खत्म करते हैं और वो लोग अपने घर जा रहे होते हैं। अब घर पहुंच के रॉक्साने होती है वो मीचो से पूछती है कि आखिरकार इतनी देर से तुम किस चीज का इंतजार कर रहे हो। तभी अचानक से सामने से घोड़ा गाड़ी पे उसका जो टब होता है वो आ जाता है जो कि काफी विशाल होता है। खुद मीचो की भी फटी पड़ी होती है कि इतना बड़ा तो मैंने कहा भी नहीं था। जिसके बाद वो बंदा होता है वो सामान को होता है वो नीचे उतार देता है, वो तो वहां से चला जाता है। उसके बाद हमारा मीचो होता है उस टब को लेके अंदर पहुंचता है। अब टब सेट करने के बाद रॉक्साने होती है वो मीचो से पूछ रही होती है कि आखिरकार ये चीज किस लिए मंगाई है। मीचो बोलता है ये बाथ टब है जिसके अंदर हम लोग नहा सकते हैं। जिसके बाद वो रॉक्साने से कुछ जग मंगाता है, जिसके बाद वो अपने वाटर मैजिक का इस्तेमाल करके उसे भरता है और अपने फायर मैजिक का इस्तेमाल करके उस पानी को गर्म करने लगता है। बट ये सब करने के बाद भी वो बाथ टब अभी तक भरा नहीं होता है। इसकी वजह से उसे काफी ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है उस बाथ टब को भरने के लिए एंड रात हो जाती है और वो अभी तक भर ही रहा होता है। फाइनली पूरा टब होता है वो भर चुका होता है। अब रॉक्साने उसके लिए टॉवल लाई होती है, तभी हमारा मीचो बोलता है कि अकेले नहीं, हम दोनों साथ में चलेंगे। अब कैसे मना कर देगी लौंडिया। वो बोलती है कि तुम्हें ज्वाइन करके मुझे काफी ज्यादा खुशी होगी। अब मीचो होता है वो गर्म पानी से नहाने के मजे ले रहा होता है, तभी रॉक्साने भी होती है वो पीछे आ जाती है उसकी पीठ स्क्रब करने के लिए। तभी मीचो को अतरंगी ख्याल आते हैं कि अब यार कंधे से कपड़े से कब तक पोंछूंगा, आओ मेरे गले लग जाओ। अब वो दोनों ही होते हैं वो आपस में रगड़ा मारने लगते हैं। इससे बेटर मैंने कुछ बोला तो मैं गया। वो लोग होते हैं वो काफी घंटों तक नहा के अपने सारे कीटाणु मार देते हैं। अब रॉक्साने को भी काफी अच्छा लगता है जो मीचो को किस भी कर देती है। मीचो बोलता है कि आखिरकार अब क्या हुआ। तो रॉक्साने बोलती है कुछ भी नहीं, बस मुझे काफी अच्छा लगा। अब सोते टाइम मीचो सोच रहा होता है कि अब उसे काफी ज्यादा रिस्क का सामना करना पड़ रहा है एंड उसे ये मैनेज करना होगा। अब अगले दिन वो फिर से होता है वो लेब्रिंथ के अंदर होता है जहाँ पे इस बार वो खरगोश से सामना कर रहा होता है और अपना मैजिक का इस्तेमाल करके उसे खत्म कर देता है एंड उसके पास बची होती है खरगोश की खाल। मीचो होता है वो तुरंत जाके उसे उठा लेता है और वो बोलता है कि अब हम इस जैसे और काफी ज्यादा इकट्ठे करेंगे। अब सब कुछ इकट्ठा करने के बाद वो मार्केट में चल रहे होते हैं इंपीरियल सिटी के। तो रॉक्साने बताती है कि इस खाल को बेचने का कोई मतलब नहीं हुआ क्योंकि गिल्ड कुछ भी नहीं देने वाली, बट अगर हम इसे किसी कपड़े की दुकान पे देते हैं तो हमें काफी प्रॉफिट हो सकता है। रीजन बहुत ज्यादा सिंपल होता है क्योंकि नोबल लेडीज को होता है वो ऊनी कपड़े पहनने का या फिर खरगोश की खाल के कपड़े पहनने का काफी चाव होता है। जिसके बाद मीचो होता है वो रॉक्साने को फॉलो करते करते कपड़े की दुकान तक पहुंच जाता है, बट तभी उसे ये भी पता चलता है कि एक दो खाल होने से उसके पास कुछ नहीं होगा, जिस वजह से उसे काफी चीजें इकट्ठी करनी पड़ेगी। इस वजह से वो अगले दिन फिर से गिल्ड के अंदर पहुंच जाता है जहाँ पे उन लोगों को एक और खरगोश दिखता है जो कि स्टैटिस्टिकली बहुत ज्यादा सही था। मीचो ज्यादा कुछ नहीं करता है, अपनी डंडी उठाता है एंड अपने फायर मैजिक का इस्तेमाल कर देता है। जिसके बाद वो इसे तो खत्म कर देते हैं और उसके बाद दूसरे फ्लोर पे जाने की तैयारी करते हैं। वो इस डंजन के बॉस फ्लोर पे चले जाते हैं जहाँ पे उनके सामने एक लाल कलर का खरगोश होता है एंड मीचो को ये रैबिट काफी ज्यादा क्यूट और स्वीट लग रहा होता है, बट किसी को इतना जल्दी जज नहीं किया जाता है क्योंकि वो खरगोश होता है वो तुरंत ही यहाँ पे मीचो के ऊपर अटैक करने के लिए बढ़ जाता है, साथ में रॉक्साने के ऊपर भी। रॉक्साने तो उससे बच जाती है एंड जैसे वो मीचो के ऊपर अटैक करता है तो मीचो उसे दो पार्ट में डिवाइड करके खत्म कर देता है एंड इसके बदले उसे उस खरगोश का मीट मिलता है। तो आज भाई डिसाइड करता है कि यार बहुत हो गया, आज खाना बनाऊंगा। जिसके बाद वापस वो लोग होते हैं वो अपने घर पहुंच जाते हैं जहाँ पे रॉक्साने होती है वो नमक मिर्च का तड़का लगाकर चिकन फ्राई करने वाली होती है। खाना पूरी तरीके से तैयार हो जाता है और जैसे ही हमारा लौंडा पहली बाइट लेता है वो काफी ज्यादा खुश हो जाता है। मीचो बोलता है कि जब हम ये सारी खाले इकट्ठी कर रहे होंगे तब हम खरगोश का मीट भी इकट्ठा करेंगे क्योंकि क्या फ्लेवर है जी। जिसके बाद फिर से वो लोग होते हैं वो लेब्रिंथ के अंदर घुस पड़ते हैं एंड खरगोशों को मारना शुरू कर देते हैं। तभी चलते चलते उन लोगों को कुछ और लोग दिखाई देते हैं। रॉक्साने और वो लोग तो वैसे बॉस रूम की ओर बढ़ रहे होते पर उनका पता नहीं। जहाँ पे मीचो होता है एक बंदे से बातें करने लगता है। वो बंदा बोलता है कि देखो यार अभी तो हम हंटिंग ही कर रहे हैं, थोड़ा लेवल अप करने की कोशिश कर रहे हैं और कुछ नहीं। मीचो को लगता है ये बंदा टोटल उसी की तरह है। वो बताता है कि वो तकरीबन 7th फ्लोर को 2 सालों से एक्सप्लोर कर रहा है जस्ट बिकॉज उसे लेवल अप करना है। मीचो होता है उस बंदे को गुड लक कहता है और वो बंदा वहां से चला जाता है। जिसके बाद उन लोगों के लिए भी दरवाजा होता है वो खुल जाता है। उनके सामने होता है वही लाल खरगोश। मीचो सबसे पहले अपनी तलवार को समन करता है लड़ाई करने के लिए। मीचो को लग रहा होता है कि आज तो कुछ खास होगा, बट कुछ भी नहीं होता, सब रिपीट होता है। खरगोश उसके ऊपर छलांग मारता और मीचो से टपका डालता है। उसको मीट मिलता है और वो घर पे जाके उसे पका डालता है। मजाक सेट के मीचो को सामने की ओर कुछ चमकता हुआ दिखाई देता है। जब वो लोग वहाँ पे पहुंचते उन्हें पता चलता है कि किसी के कवच और तलवार वहाँ पे पड़े और साथ में एक ब्लैक स्टोन भी। तभी रॉक्साने उस क्रिस्टल को देख के बोलती है कि अगर वो उसे अपने साथ कंबाइन करता है तो ज्वाइन हो जाएगा। तो मीचो भी होता है वो उस चीज को ऐसा ही करता है एंड एक्चुअली में पता चलता है ये तलवार और क्रिस्टल होता है उसी बंदे का है जो अभी गया होता है। मीचो सोच रहा होता है कि आखिरकार ये बंदा मरा कैसे। जिसके बाद मीचो होता है वो घर पहुंच जाता है और पूरी रात पूरी मेहनत मशक्कत के साथ अपना जोर लगाता है। मीचो को उस बंदे के लिए काफी ज्यादा बुरा लग रहा होता है एंड कहीं ना कहीं उसे ये लग रहा होता है कि जिस हिसाब से वो भी लेब्रिंथ के अंदर जा रहा है उसका भी यही हश्र होगा। वो सोच रहा होता है कि उसकी लाइफ की भी कोई ना कोई वैल्यू है एंड वो अब ये सोच रहा होता है कि कुछ ना कुछ करके उसे ये सब छोड़ना होगा। तभी अचानक से रॉक्साने उठते और वो बोलते क्या हुआ तुम्हें नींद नहीं आ रही। तो मीचो बोलता है कि ऐसी कोई बात नहीं है, बस
बस मैं ऐसे ही उठ गया। बट रॉक्साने होती है उसे पकड़ती है और अपने सीने पे लगा लेती है कि हमें तो नींद तो आ ही जाएगी। जिसके बाद अगले दिन वो लोग होते हैं वो फिर से लेबिरिंथ के अंदर घुस पड़े होते हैं, जहाँ पे उनके सामने एक मकड़ी और एक बकरी होती है। बट आज थोड़ी भी दया नहीं कर रहा होता है हमारा लौंडा। वो समझ रहा होता है उसे कमजोर बन के नहीं रहना और वो सीधा उन लोगों को मार रहा होता है। सिंपल सा फंडा बना लिया होता है, ये मॉन्स्टर तुम्हें मारे उससे पहले खुद ही मार दो उसे। एंड वो साथ में खरगोश की खाल को भी जुगाड़ कर रहा होता है। एंड मीचो होता है वो चेक करता है कि आखिरकार उसके पास कितने वो हो गए हैं खाल। उसके पास समथिंग 300 जितने तो हो गए होते हैं। जिसके बाद वो होता है वो इंपीरियल सिटी के अंदर पहुंच जाता है कपड़े वाली दुकान पे। जिसके बाद सीधा अटेंडेंट के पास जाता है और वो बोलता है कि देख भैया मेरे को 300 समथिंग यहाँ पे जो पल्स बेचने हैं वो सारे पल्स होता है वो निकाल के वहाँ पे रख देता है, जहाँ पे अटेंडेंट बोलता है भैया थोड़ा यार वेट करना पड़ेगा यार, बहुत ज्यादा भीड़ है, ऊपर से आप बहुत ज्यादा सामान लाए हो तो थोड़ा वेट करो। मीचो बोलता है ठीक है मुझे कोई भी दिक्कत नहीं है। तब तक वो यहाँ पे शॉपिंग करने का डिसाइड करता है। वो एक जगह पे जाता है और वो यहाँ पे रॉक्साने के लिए एक नाइट ड्रेस देखता है। बड़ा मन कैसे रुक सकता है, वो एकदम अपने शरारती ख्याल में खो जाता है। वो सोच रहा होता है कि रॉक्साने के ऊपर कैसा लगेगा। तभी पीछे से एक महिला बोलती है कि बेटा अच्छा ही लगेगा। देन फिर रॉक्साने से पूछता है कि तुम्हें कैसा लगा। रॉक्साने बोलती है कि जो मेरे मास्टर की मर्जी वो मेरी मर्जी। जिसके बाद मीचो होता है उस चीज की प्राइस पूछता है और उसके लिए ले लेता है। रॉक्साने को लगता है कि मीचो मजाक कर रहा है, बट उसे मजाक लग नहीं रहा होता है। मीचो बोलता है कि देखो छोटी मोटी चीजों के लिए मैं कहाँ ही मना करता फिरूंगा। एंड अभी तक रॉक्साने ने उसका पूरा ख्याल रखा है, जिस वजह से इतना तो बनता है। फिर वहाँ पे वो बंदा आ जाता है और बोलता है कि देखो भैया हमने काउंट वाउंट सब कर लिया है। एंड सारे वाले प्राइस होता है वो बता रहा होता है। रॉक्साने भी होती है वो रेडी होती है। एंड घर पे जाके हमारे लौंडे से पूछते हैं कि आखिरकार आज उसे क्या पहनना चाहिए। लौंडा बोलते हैं कुछ भी पहन, मैं तो उतारूंगा। जिसके बाद मीचो होता है वो सबसे पहले बाटअप होता है वो पूरी तरीके से भर देता है क्योंकि अब तो नहाना है। अब पावर खत्म होने के बाद हमारा लौंडा होता है वो फिर से लेबिरिंथ के अंदर घुस जाता है अपनी पावर को गेन करने के लिए। वो धीरे धीरे करके 7th फ्लोर तक पहुंच चुकी होती है और उनके सामने 3 मॉन्स्टर्स होते हैं इस बार। बट इस बार रॉक्साने डोमिनेट कर रही होती है और सारे मॉन्स्टर को इजीली हरा रही होती है। एक ही मॉन्स्टर बचा होता है जिसे हमारा लौंडा डोमिनेट कर रहा होता है। हालांकि उसे काफी ज्यादा चोटें आ रही होती क्योंकि वो ख्यालों में खोया हुआ होता है। बट एक फाइनल अटैक से वो उसे भी डोमिनेट कर देता है। रॉक्साने उसकी मदद करने के लिए उसके पास जाती है तो मीचो बोलता है कि मुझे कुछ नहीं हुआ, बस हल्की सी खरोच ही आई है। अब इसके बाद वो लोग वापस अपने घर पे पहुंच चुके होते हैं और नहा रहे होते हैं। तभी मीचो को लगता है कि उसके हाथ में होती है वो काफी स्वेलिंग आ रही है। तो रॉक्साने तुरंत ही ले लेती है मुंह में, भैया उंगली ओके उंगली, ये 5 मिनट की प्रक्रिया मैं तो नहीं दिखाने वाला तुम्हें। जिसके बाद रॉक्साने होती है वो अपनी नाइट ड्रेस पहन के हमारे मीचो के पास आ जाती है। एंड की भैया हमारे एकदम होते हैं ऊपर। वो सीधा रॉक्साने को पकड़ता है और अपने पास ले आता है। फिर से वही बात, सारी रात सोए ना हम। अगले दिन मीचो होता है वो फिर से लेबिरिंथ के अंदर होता है, बट इस बार वो फायर स्टॉर्म अटैक कर रहा होता है। इन सिंपल वर्ड्स वो अपने आग का तूफान ला रहा होता है, खरगोशों को मार रहा होता है। एंड जो भी बच रहे होते हैं उन्हें वो अपनी तलवार से खत्म कर रहा होता है। बट अब मीचो होता है वो एकदम रियलाइज कर रहा होता है कि उसने अभी तक जो भी मॉन्स्टर से लड़ा वो कमजोर थे, बट 8th फ्लोर के बाद वो बिल्कुल भी आसान नहीं होने वाला है। थोड़ी भी लापरवाही उसे अकेला कर सकती है। एंड वो सोच रहा होता है उसे अपने पार्टी मेंबर्स भी बढ़ाने चाहिए। रॉक्साने उसे एक स्किल क्रिस्टल दिखाती है। मीचो को भी याद आता है कि उसके पास भी तो ये था। वेल बेसिकली इसका इस्तेमाल करके तुम एक एम्प्टी स्लॉट वाली आइटम में एक स्किल ऐड कर सकते हो। बट एक्चुअली उसे ये आता नहीं होता है कि मतलब आए तो ही तो करेगा बंदा। तभी वहाँ पे रॉक्साने खाना लेके आ जाती है तो हमारा लौंडा बोलता है यार सॉरी मैं तुम्हारी हेल्प नहीं कर पा रहा हूँ। रॉक्साने बोलती है कि सबकी कोई भी जरूरत ना है। जिसके बाद वो लोग होते हैं वो यहाँ पे खाने के लिए बैठने वाले होते हैं। बट उससे पहले हमारा मीचो होता है वो रॉक्साने का स्किल क्रिस्टल देखता है जिसने अपना रंग बदल लिया होता है, हरे से हो गई होती है पीली। वेल बेसिकली उसने 2 मैजिक क्रिस्टल को एक साथ कंबाइन किया जिस वजह से ये हुआ होता है। अब वो उस क्रिस्टल की प्राइस एज्यूम करने लगता है। उसे पता चलता है कि इसे बेच भी दे उसके पास सब कुछ होगा। अब वो कुछ करने का सोच रहा होता है। उसका प्लान होता है कि सबसे पहले वो एक जगह पे जाएगा, उसके बाद वो एलन से मिलने जाएगा और कुछ करेगा। तभी रॉक्साने होती है वो मीचो से बोलती है क्या हुआ तुम्हारा दिमाग तो ठीक है, तुम सही सोच रहे हो ना। मीचो बोलता है कि अगर सच कहूँ तो मुझे तैयार रहना चाहिए अगर मैं लेबिरिंथ में मर जाता हूँ तो। रॉक्साने बोलती है तो चिंता की क्या बात है, तुम टपकोगे वैसे हम भी टपक जाएंगे। मीचो बोलता है कि मैं ऐसा नहीं चाहता, मैं चाहता हूँ कि अगर मेरे को कुछ हो तो तुम फ्री हो जाओ। तो रॉक्साने अपने घुटनों पे आ जाती है और यहाँ पे मीचो से बोलने लगती है कि इस बात पे दोबारा सोचो, अगर कभी तुम्हें खतरा होगा तो मैं तुम्हें भी बचाऊंगी। वो ये बोलती है कि वो एक वॉरियर है और उसे बहुत ज्यादा दिक्कत होगी अगर उसका मास्टर मर गया और वो जिंदा है। मीचो बोलता है चलो भाई लड़ते लड़ते नहीं मरा, मैं बीमारी से मर गया तो। रॉक्साने बोलते है कि मैं तुम्हारे लिए इलाज लेके आऊंगी। मीचो पूछता है कि तुम मुझे जिंदा रखने के पीछे क्यों पड़ चुकी हो, मैं नहीं रहना चाहता। रॉक्साने बताती है कि हमारा मीचो होता है वो काफी ज्यादा अच्छा बंदा है, उसे फर्क नहीं पड़ता लिमिटेशन से। एंड ऐसे मास्टर के खिलाफ लॉयल्टी बनती है। पर मीचो बोलता है कि बट जो भी हो हम जाने तो वाले हैं। वहाँ पे जाके वो अपनी पार्टी को एक्सपेंड करना चाहता है, मतलब एक न्यू पार्टी मेंबर चाह रहा है। रॉक्साने बोलती है अच्छा ठीक है जो भी हो तुम्हारी मर्जी है। अब रॉक्साने होती है उसे लेबिरिंथ के 8th फ्लोर पे कुछ हुआ होता है उस बारे में बता रही होती है। तो हमारा लौंडा होते हुए विजुअलाइज करने लगता है, लाइक एक्चुअली गुड वे में कर रहा होता है बट उसकी वे गलत होती है। जिसके बाद फाइनली वो इस चीज को यहाँ पे ड्रॉप करते हैं और अगले दिन पहुंच जाते हैं एलन के घर पे। पर एलन के घर पे सबसे पहले आके हमारा लौंडा बोलता है रॉक्साने से कि हमारे पास बैठ जाओ वरना लगेगा तुम्हें भी बेचने आए हैं।
तभी वहाँ पे एलन आता है और हमारा लौंडा बोलता है कि सॉरी यार माफ करना, मैं बिना बताए कभी भी आ जाता हूँ। एलन बोलता है कि चल इस बात की तो कोई चिंता नहीं, अब बता तुझे मेरे से चाहिए क्या। मीचो बताने लगता है कि असल में वो यहाँ पे एक और पार्टी मेंबर के लिए आया है एंड वो चाहता है कि उसकी पार्टी में एक ब्लैक स्मिथ स्लेव भी हो। एलन बोलता है कि हाँ ये मुश्किल जरूर है बट नामुमकिन बिल्कुल भी नहीं है। यहाँ पे कुछ डॉल्फ्स हैं जो कि स्लेव्स हैं, जो कि नॉर्मली होती नहीं है। हाँ मतलब ये उनके लिए भी इतना बुरा ही होता है। मीचो बोलता है बट मुझे तो एक ब्लैक स्मिथ चाहिए, पर एलन उसे सलाह देता है कि तुम्हारे लिए एक ड्रॉप होगा काफी सही रहेगी। एलन उसे ये भी बताता है इस चीज के लिए उसके पास एक कैंडिडेट है बट कहीं ना कहीं वो तुम्हारे साथ रेजुलेट नहीं करेगी। एंड मीचो को जैसे ही पता चलता है कि वो एक लड़की है तो मीचो बोलता है कि चलो देख ही लेते हैं भैया, हमें क्या दिक्कत है। मीचो होता है वो रॉक्साने से पूछता है कि तुम क्या कहती हो, तो रॉक्साने बोलते है कि हाँ जाहिर सी बात है, सबसे पहले हमें मिल लेना चाहिए। देन मीचो होता है वो एलन से बोलता है कि क्या पेश किया जाएगा उसे यहाँ पे, जिसके बाद एलन होता है उसे तैयार करने के लिए पहुंच जाता है। तभी हम देखते हैं एक महिला को जो गेट खोल देती है। अगर एक तरीके से कहा जाए तो वो रॉक्साने की भी गार्डियन होती है एंड जैसे ही रॉक्साने होती है उस औरत को देखती है वो पूरी तरीके से खुश हो जाती है। मीचो को लगता है कि कहीं ना कहीं ये वही औरत होगी जिसने हमारी लौंडिया का ख्याल रखा है। तभी वहाँ पे शेरी नाम की स्लेव को भी ले जाया जाता है। शेरी के वहाँ पे आते ही हमारा मीचो होता है उसे ऊपर से नीचे तक होता है वो अच्छे से देख लेता है। शेरी की एज भी होती है वो समथिंग रॉक्साने जितनी ही होती है बट डिफरेंस बहुत है। मीचो होता है वो शेरी के पास जाता है और उससे पूछता है क्या तुम लेबरिंथ के अंदर का प्रेशर संभाल पाओगी। वो कुछ और बोले या सोचे उससे पहले शेरी बोलती है कि वो लेवल 10 की एक्सप्लोरर है। ये सुन के मीचो को लगता है कि हाँ भाई ये तो काफी अच्छी बात है, फिर तो तुम्हें लेबरिंथ के अंदर घुसने में कोई दिक्कत नहीं होगी। बट शेरी यहाँ पे ये बताती है कि वो ब्लैक स्मिथ नहीं बन पाई है। अब ये सुनते ही मीचो होता है एलन से बोलता है कि मैं इसका पर्सनल इंटरव्यू चाहता हूँ, क्या मैं कर सकता हूँ। उसे परमिशन दे दी जाती है। अब मीचो होता है उसे बैठा के पूछता है कि आखिरकार तुम फेल कैसे हुई। शेरी बताती है कि वैसे तो नॉर्मली सारे ब्लैक स्मिथ को लेवल 10 पे आने के बाद सिलेक्ट किया जाता है बट उसे फेल कर दिया गया। मीचो बोलता है कि आखिरकार क्राइटेरिया क्या था। शेरी बोलती है ज्यादा कुछ नहीं, तुम्हारे लेबरिंथ को एक्सप्लोर करने का तरीका। तो मीचो को लगता है अगर ये वो नहीं कर पाई इसका मतलब ये लेबरिंथ में किसी काम की नहीं है मेरे। अब मीचो सोच रहा होता है कि उसने इस वर्ल्ड की लगभग सारी जॉब्स होती हैं वो खा ली हैं, बस एक ब्लैक स्मिथ की जॉब बची है। तो वो सबसे पहले शेरी से बोलता है क्या ऐसा कोई चांस है कि लाइक फ्यूचर में तुम ब्लैक स्मिथ बन सकती हो। अब शेरी को तो पता नहीं होता, वो बोलती है कि पता नहीं सर जी। वो उससे पूछता है अगर कोई और रिक्वायरमेंट हो या क्राइटेरिया हो तो हमें बताओ, अगर तुम उसे पूरा कर पाती हो तो तुम एक ब्लैक स्मिथ बन जाओगी। एंड सारी कंडीशन रखने के बाद हमारे मीचो को लगता है ये उसकी पार्टी मेंबर के लिए एकदम सही है। एंड शेरी भी बोलती है यार मैं आपके बहुत काम आऊंगी, प्लीज मुझे अपनी टीम में ले लीजिए। जिसके बाद शेरी तो वहां से चली जाती है और बाकी बची होती है हमारे लॉन्डो की बात। अब वो दोनों आपस में डिस्कस कर रहे होते हैं कि आखिरकार उन्हें क्या करना चाहिए। रॉक्साने तो बोलती है कि देखो इसकी बातों से ये लग रहा है कि हाँ ये वर्थ इट है, बट मीचो को थोड़ा लग रहा होता है क्या हमने इसे ले लिया और ये फिर कुछ काम की नहीं रही। तो रॉक्साने बताती है कि उसे खुद की प्रजाति के बारे में ढंग से मालूम नहीं है एंड अगर वो मेहनत करती है तो वो काफी आगे जा सकती है। तभी रॉक्साने बताने लगती है बट जो भी हो शेरी होती है वो काफी लंबे टाइम तक साथ में नहीं टिकेगी। मीचो बोलता है व्हाट डू यू मीन बाय दैट। तो रॉक्साने उसे बताती है कि जो शेरी होती है वो एक एल्फ है एंड एल्फ की एज बहुत ज्यादा लिमिटेड होती है एंड वो उसे सारी बातें समझा देती है। तो हमारा लौंडा सोचता है कि अब क्या करें। तभी एलन भी होता है वो अंदर एंट्री मारता है एंड एलन के पीछे से जो महिला होती है वो रॉक्साने को बोलती है कि इधर आओ मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। जिसके बाद एलन और मीचो होते हैं वो पूरी तरीके से अकेले होते हैं। एलन पूछता है कि आखिरकार तुमने क्या सोचा। मीचो बोलता है कि मैंने सोच तो रखा है बट अब वो डिपेंड करेगा कि तुम कितना प्राइस बोलोगे। एलन बोलता है कि देख मुझे नहीं पता कि ये बंदी होती है वो तेरे साथ टिक पाए कि नहीं टिक पाएगी, इसकी मैं कोई भी गारंटी नहीं ले सकता हूँ। एंड वो कुछ ऊपर नीचे वाली ही बातें करता है, मैं नहीं बताऊंगा। मीचो बोलता है कि अब समझा उसे बाहर क्यों भेजा रॉक्साने को। बट भावताल करने के बाद वो फाइनली शेरी को भी होता है वो लॉक कर देता है। अब रॉक्साने भी वहाँ पे आ जाते हैं और पेमेंट की सारी बातें हो जाती हैं एंड वो रॉक्साने को ये बता देता है कि हम फाइनली शेरी को अपने साथ लेके जाएंगे। रॉक्साने 2 पल के लिए रुकती है और वो बोलती है कि मुझे ये सुन के काफी ज्यादा खुशी हुई। मीचो को लग रहा होता है क्या वो सच में मानी है या फिर सिर्फ दिखावा कर रही है। अब कुछ देर बाद एलन होता है वो शेरी को अपने साथ लेता है और वो बोलता है कि अपने मास्टर को थैंक यू कहो तुम्हें खरीदने के लिए, और वो वैसा ही करती भी है। एंड अब जब वो लोग सच में आपस में मिल रहे होते हैं तभी रॉक्साने बोलती है कि वो मीचो की नंबर 1 स्लेव है। मीचो सोच रहा होता है ये सब क्या चल रहा है। तभी शेरी 2-4 कदम आगे होती है। वो बोलती है कि मैडम जी मुझे लगा था आप तो इन सर की वाइफ होगी। रॉक्साने बोलती है बस कर पगली अब रुलाएगी क्या। जिसके बाद एलन होता है वो शेरी के साथ होता है उसका कॉन्ट्रैक्ट करवाता है। बेसिकली थोड़ी टर्म्स एंड कंडीशन होती हैं, अगर मान लो हमारे लौंडे को ये पसंद नहीं आती स्लेव तो 10 दिन के बाद पैसा वापस। जिसके बाद मीचो होता है वो शेरी को अपनी पार्टी में ऐड कर लेता है। मीचो होता है वो शेरी के स्टेटस देख रहा होता है। वो लाख कोशिश करने लगता है कि कैसे भी करके इसकी ब्लैक स्मिथ वाली एबिलिटी खोल दी जाए। जिसके बाद मीचो होता है वो अपनी पार्टी के साथ अपने घर निकल रहा होता है। शेरी थोड़ी हैरान हो रही होती है। वो मीचो से पूछते क्या हमारी पार्टी में और कोई मेंबर है। तो मीचो बोलता है कि डेफिनेटली नहीं। शेरी सोच रही होती है कि आखिरकार ऐसा कैसे हो सकता है। मीचो ये समझ जाता है कि शेरी ने उसका स्टेटस कार्ड देख लिया। जिसके बाद हमारा लौंडा होता है वो अपने सारे लोगों
को लेके टेलीपोर्ट कर जाता अपने घर के अंदर। शेरी हैरान हो चुकी होती है, तभी शेरी हैरानी के साथ में हमारे लौंडे से पूछती है क्या वो मल्टीपल जॉब्स यूज कर सकता है, लाइक एडवेंचरर, नाइट एंड वॉटसेट्रा। मीचो बोलते कि मैंने तो बस टेलीपोर्ट किया और कुछ भी नहीं। शेरी बोलने लगती कि मैंने इस बारे में सुना तो है, बट ये शायद एक कहानी है, क्योंकि मल्टीपल जॉब यूज करना भगवान के लिए ही पॉसिबल है। मीचो बोलता है कि चल भगवान मान ले, मैं क्या मना कर रहा हूँ तुमने। अब मीचो होता है वो शेरी से बोलता है कि आखिरकार उसे किस टाइप के वेपन्स पसंद है। देन शेरी होती है उसे अपने वेपन प्रेफरेंस बता देती है। ये सुनते ही रॉक्साने बोलेगी इसका मतलब हम लोग है वो फ्रंट लाइन में लड़ेंगे एंड मीचो मैजिक का इस्तेमाल करके पीछे से। ये सुनते फिर से शेरी हैरान हो जाती है कि मीचो फिर से मैजिक यूज भी कर सकता है। जिसके बाद वो लोग होते हैं वो मार्केट की गलियों में घूम रहे होते हैं, जहाँ पे मीचो होता है वो पूछ रहा होता है शेरी से क्या ड्रॉप्स होते हैं वो सच में मोल्स यूज करते हैं, क्योंकि शेरी थोड़ी कमजोर लग रही होती है। तो शेरी समझाते हैं कि नहीं, हम काफी हैवी वेपन उठा सकते हैं। जिसके बाद वो लोग होते हैं वेपन शॉप के अंदर पहुंच जाते हैं, जहाँ पे मीचो सोच रहा होता है कि आखिरकार मैं क्या लूं। वहीं शेरी होती है एक बहुत भारी वेपन उठा लेती है, जो कि इन कंपेयर टू काफी सस्ता भी होता है और उसके अंदर एम्प्टी स्लॉट भी होता है, जो कि मीचो के लिए काफी बेस्ट होता है। मीचो बोलते हैं तुम्हें पसंद है तो तुम ले सकते हो, तो वो बोलते हैं कि थैंक यू साहब। जिसके बाद वो लोग घर पहुंच जाते हैं, जहाँ पे हमारा मीचो होता है वो रॉक्साने से बोलता है कि उसके पास जो पुराने शूज होते हैं वो यहाँ पे शेरी को दे दे, उसके लिए वो दूसरे लाया है, भेदभाव ऑन टॉप। एंड अब हमारा मीचो होता है वो शेरी से पूछ रहा होता है क्या तुम्हें लेदर जैकेट चलेगी, क्योंकि तुम्हारे साइज के आर्मर तो नहीं मिल रहे हैं। पर शेरी बोलती है अगर होते तो काफी सही रहता है, क्योंकि अब क्या करें, साइज का तो हम कुछ कर भी नहीं सकते। रॉक्साने बोलती है कि लेब्रिंथ के अंदर इस सबसे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। जिसके बाद अब वो लोग होते हैं वो शानदार सा खाना बनाते हैं एंड मीचो शेरी को बताता है कि कल वो लोग होते हैं वो लेब्रिंथ के अंदर जाने वाले हैं। जिसके बाद वो लोग होते हैं वो तैयारी करने लगते हैं, जहाँ पे शेरी अपने कवच ववच लेदर जैकेट सब पहन के तैयार होती है। एंड जब शेरी अपने मोल को उठा रही होती है, तभी हमारा लौंडा पूछता है क्या तुम्हें पता है कि एम्प्टी स्लॉट क्या होता है। तो शेरी बताती है कि कई महापुरुषों ने ये कहा है कि ऐसे वेपन्स जिनके अंदर एम्प्टी स्लॉट होता है, लाइक उसमें कोई स्किल्स नहीं होती हैं, तो तुम उसमें एक एडिशनल स्किल डाल सकते हो। तो मीचो बोलता है कि एक्चुअली ये कोई मतलब कोई थियरी नहीं है, एक्चुअली एक फैक्ट है। तभी शेरी ये भी बोलती है कि पर कोई भी होता है वो एम्प्टी स्लॉट वाली चीजें नहीं देख सकता है। मीचो बोलता है ओह रियली। अब वो लोग होते इस बारे में थोड़ी देर तक बातें करते हैं। शेरी बताती है ये सारी बातें उसे किसी महान व्यक्ति ने बताई है। एंड मीचो होता है वो शेरी से पूछता है कि तुम्हें पता है कि आखिरकार एडवेंचरर की जॉब क्या होती है। तो शेरी बताती है कतई शानदार जॉब होती है, टॉप लेवल की जॉब होती है। जिसके बाद वो लोग होते हैं वो लेब्रिंथ के अंदर एंटर कर जाते हैं, जहाँ पे रॉक्साने यहाँ पे मॉन्स्टर को आते हुए फील करती है। तभी सामने की ओर से दो भेड़े आ जाती हैं। एंड अब मीचो होता है वो सोचता है कि टाइम बर्बाद क्यों ही करना है, जिस वजह से अब दोनों रॉक्साने और मीचो होते हैं वो साथ में आगे बढ़ते हैं खत्म करने के लिए। जिसके बाद मीचो एक ही स्लैश में उसे खत्म कर देता है एंड रॉक्साने भी एक को पेल देती है। पर शेरी सोच रही होती है कि दीदी आपने ऐसा कैसे किया, मुझे भी बताओ। मीचो सोच रहा होता है कि मेहनत मैं करूँ, मेरी रोटी कोई और ले जाए। अब हमारे लौंडे ने अपनी एमपी तो होती है वो ले ली होती है ढंग से। जिसके बाद वो लोग होते हैं वो वापस अपने घर को लौट जाते हैं। अब शेरी होती है वो घर पे जाके मीचो से पूछ रही होती है क्या आपकी स्किल का इस्तेमाल करके हम कहीं भी टेलीपोर्ट हो सकते हैं। तो मीचो बताता है कि नहीं ऐसी बात तो नहीं है, बट हाँ मोस्टली जगह पे हो सकते हैं। ऑल्सो वो उसे अपना लेवल बताता है कि लेवल 33 है हमारा। वहीं रॉक्साने को भी लग रहा होता है कि हमारे लौंडे का लेवल सिर्फ 20 है। शेरी होती हुई एक नोटिस करते और बोलती कहीं इसकी वजह आपकी तलवार तो नहीं है। तो मीचो बोलता है कि शाबाश, तुम पहली इंसान हो जिसने ये बहुत जल्दी फिगर आउट कर लिया है, बट उसे वो ये राज रखने के लिए कहता है। जिसके बाद अब लोग होते हैं वो यहाँ पे खाने की तैयारी कर रहे होते हैं। खाना शेरी ने बनाया होता है। तभी मीचो होता है वो शेरी को बोलता है कि आके तुम भी बैठ जाओ हमारे साथ। शेरी को ये थोड़ा ऑड लगता है। तभी यहाँ पे रॉक्साने बताती है कि उसके मास्टर को अच्छा लगता है कि जब उसके स्लेव उसके साथ में बैठ के खाते हैं, इक्वालिटी ऑन टॉप। जिसके बाद हमारा लौंडा होता है एक प्लेट तैयार करने लगता है शेरी के लिए। एंड जैसे ही ये चीज होती है वो रॉक्साने की आंखों में पड़ती है, उसकी आंखें बदल जाती हैं कि मरना है तेरे को, डर नहीं लगता। अब हमारे लौंडे की फटी पड़ी होती है कि ये गलती दोबारा नहीं करूंगा। अब वो लोग होते हैं वो खाना खा ही रहे होते हैं। तभी शेरी पूछती है कि आखिरकार मीचो ने लेब्रिंथ के अंदर जाना क्यों चूज किया, लाइक मिडल ऑफ अ कुकिंग। तो बताता है कि ज्यादा कुछ नहीं, थोड़ी एमपी बढ़ानी थी अपने को, क्योंकि अब उसे बहुत ज्यादा प्रेशर मारना है, बहुत ज्यादा काम भी तो करना है। रॉक्साने बताती है कि उसकी ब्रीड में वो अच्छी है एंड शेरी की ब्रीड में वो अच्छी है। अब सब लोग होते हैं वो नहाने के लिए तैयार होते हैं। वेल इट्स अ बेस्ट जॉब। मीचो ये बोल के अंदर जाने लगता है कि तुम लोग भी पीछे पीछे आ जाना। वही मन में मन सोच रहा होता है कि फाइनली मेरा ड्रीम अब पूरा होने वाला है, एक भंड करेगा थ्रीसम। मीचो अकेला बैठा होता है और बातें सुन रहा होता है दोनों लड़कियों की बाहर से। एंड जैसे ही रॉक्साने और शेरी अंदर एंट्री करते हैं, हमारा लौंडा वाज लाइक आई एम ऑन पीक। अब देखो शेरी तो नई नहीं होती, उसे नहीं पता होता है कि भैया क्या कर रहा है, बट रॉक्साने जी ऑन टॉप। जिसके बाद शेरी के सामने काफी दर्दनाक हादसे होते हैं। जिसके बाद वो शेरी के ऊपर भी थोड़ी दया करता है एंड वो शेरी और रॉक्साने दोनों के साथ एंजॉय करता है। उसे लग रहा होता है कि भाई इंसान को और चाहिए ही क्या। अब रात के माहौल में भी वो शेरी को इनवाइट करता है कि दो लोगों में काम नहीं बनेगा, तीसरा भी हमें चाहिए। शेरी शर्मा रही होती है बट हमारा लौंडा नहीं, वो उसे तुरंत ही झपेट लेता है। तभी रॉक्साने पीछे से देखती है, अच्छा आप पहली ये हो गई। तभी वो सीधे हमारे लौंडे को दबोच डालती है, ये कैसे नहीं आओगे हमारे साथ। फिर से वही बात हो जाती है कि सारी रात सोए नाम। अब मीचो ने होता है ये सब करने के बाद काफी ज्यादा इंप्रूवमेंट की होती है, लेवल अप किया होता है कतई। अब मीचो सोच रहा होता है कि अब वो अपने लिए और भी स्लेव लाइक और कतई मजे करेगा। वेल मिलता हूँ तुमसे अगली किसी वीडियो में, तब तक के लिए sayonara एंड बाय बाय।